गांव के बच्चों को ज्यादा झेलना पड़ता है शहरों में आके। शहर के बच्चों में जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो अलग है, लेकिन छोटे शहर के बच्चे, गांव के बच्चे नहीं खोते हैं। बड़ा सपना देखोगे, भले वहां पर ना पहुंच पाओगे, उसे नीचे तो पहुंचोगे, उसके करीब तो पहुंचोगे। करीब तो पहुंचोगे कि आप कहीं भी कुछ लूप होल्स देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ देख रहे हैं, उसको चेक करना असली काम पत्रकारिता का है और जुडिशियरी का है। अच्छे सवाल पूछेंगे, बड़े खुश होंगे आपसे। तीखे सवाल पूछेंगे आप, तो आपसे बड़े तिलमिला जाएंगे। और यहीं पर सवाल होता है गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। आज का पॉडकास्ट हम एक ऐसे करियर ऑप्शन को डिस्कस करने वाले हैं जिसने हमारे देश में आजादी को एक बुलंद ताकत दी, आम आवाजों को आवाम की आवाज बनाई, इतिहास में एक ऐसा ऐतिहासिक शोर बना जिससे आज आजाद भारत पूरी एक बागडोर से बन गया। शुरुआती दौर में एशिया और इंडिया में सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ बंगाल गैजेट, जो 1780 में 29 जैन को रिलीज हुआ। उसके बाद हिंदी में पहला न्यूज़पेपर आया उदंत मार्तंड 30 मई को, और 30 मई को ही हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है। जर्नलिज्म का करियर इतना ताकतवर है कि वो सिर्फ अपने शब्दों से बड़ी इमारत हिलाने की ताकत रखता है। आज आपके सामने एक ऐसे ही सम्मानित 2 डेकेड से पत्रकारिता के प्रोफेशन में धूम मचा रहे जर्नलिस्ट का स्वागत करते हैं मैं और नितिन, डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी। नमस्कार। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है। जहाँ तक मेरे अपने जीवन की कहानी है, मैं अक्सर कहता हूँ कि हर आदमी की, हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, और वो कहानी कहीं ना कहीं शुरू होती है क्योंकि भारत एक विकासशील देश रहा है, गरीबों की भरमार रही है। भारत अमीर देश नहीं रहा है। जिसने भी कुछ किया है संघर्ष करके किया है, लेकिन किया जरूर है। तो मैं भी उसमें से एक व्यक्ति हूं, और हमारी यात्रा शुरू होती है बिहार के मधुबनी जिला के एक गांव जिसका नाम है बेलाम से। हर बच्चे की तरह हमारी भी एक बचपना थी, लेकिन पता नहीं मुझे बचपन में भी कुछ ऐसी चीज मुझे दिखते थे जो मैं सोचता था कि ये कैसे होता है। शहर से गांव में लोग आते थे तो उनको मैं देखता रहता था, इनके शकल अलग क्यों दिख रहे हैं, इनके कपड़े अलग क्यों हैं, इनके जूते अलग क्यों हैं, इनकी भाषा अलग क्यों है। और मैं एक छोटा सा बच्चा, मैं उन सब चीजों को रिकॉल करता हूं। और उन सब वजह से हुआ क्या कि मेरे सामने एक सपने दिखने लगे, और वो सपना ऐसा था कि सपने को पूरा करने के लिए मुझे अस्त्र मिला पढ़ाई, और उसी को मैंने अस्त्र शस्त्र बनाया और आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो शायद उस बचपन के कहानी में एक सपना जिसने मुझे गांव से आगे की ओर सोचने का प्रेरित किया। वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो इसी से हम थोड़ा इनिशियल ईयर्स के ऊपर जाते हैं आपके, कि जैसे आपने बताया कि आप बहुत सोचते थे कि क्यों अलग दिख रहे हैं, कैसे इनिशियल आपकी सोच रही। उसके बाद पढ़ाई जब आपको पसंद आई, आपने कहा कि आप पढ़ने के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना फोकस रखते थे, तो कैसे शुरू हुआ पढ़ाई का जर्नी और कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया एकदम? 7वीं या 6वीं में पढ़ता होगा तो न्यूज से मैं आपको एक और अलग किस्सा बताऊंगा कि न्यूज से लगाव हुआ। लगाव क्यों हुआ कि मेरे पिताजी न्यूज के बड़े शौकीन थे, और विश्व की राजनीति, भारत की राजनीति में उन्हें बहुत अभिरुचि था। और होता यह था कि उनके साथ साथ ना चाहते हुए भी हम भी न्यूज सुनते थे। एक बार तो ऐसे हुआ कि मैं शाम के 7 बजे संस्कृत समाचार आता है, आज भी आता है ऑल इंडिया रेडियो पर,
और शायद मेरे जर्नलिज्म की कहानी वहां से बाद में मुझे एहसास हुआ कि वहां पनपा था। पिताजी सुनते थे और वो पता नहीं मुझे कैसे याद हो गया। अयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता सूर्यंताम प्रवाचक बलदेवानंद सागर। उस समय बलदेवानंद सागर न्यूज रीडर हुआ करते थे। वाह। अब देखिए, मैं अपने आप को उनके फ्रेम में सोचने लगा, तो मैंने क्वाइन किया। मैंने क्वाइन ऐसे किया कि अयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता सूर्यंताम प्रवाचक वीरेंद्र शर्मन। चूंकि चौधरी फिट नहीं हो रहा था, हॉ की मात्रा नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कि शायद मैं शर्मना बना लूंगा तो मैं भी न्यूज रीडर हो जाऊंगा। अच्छा। तो पत्रकारिता मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो संस्कृत का समाचार, शायद वहां से मुझे प्रेरणा मिली। अब पढ़ने की प्रेरणा के बारे में बताऊंगा कि उसी दौर में मुझे मैगजीन पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता था, और मैं अपनी किताबों में लिखता था वीरेंद्र चौधरी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका। वाओ। बड़ा शौक था कि मैं कैसे पहुंचूंगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। खैर, यात्रा जारी रही। 10वीं की कक्षा में मैंने अच्छा किया, गांव के विद्यालय से ही था, प्रथम श्रेणी में हुआ। 12वीं की परीक्षा वहां पर कॉलेज में होती थी। कॉलेज आया शहर में, मधुबनी में एक कॉलेज है, वहां पे आर.के. कॉलेज, वहां पे भी मैंने अच्छा रिजल्ट किया, बल्कि बिहार में मुझे 8वां पोजीशन मिला था। वाह। और फिर ग्रेजुएशन, कुल मिला के ग्रेजुएशन मैंने वहीं से किया, अच्छे रिजल्ट के साथ किया। शायद मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं ड्रीम देखता था, शायद वो ड्रीम पूरा करने का काम ऊपर से ईश्वर शायद कर रहे थे। अब उसके बाद जब बात आई कि हार्वर्ड कैसे जाऊंगा, तो जेएनयू मिला मुझे। जेएनयू का इम्तिहान दिया, जेएनयू पास किया, और जेएनयू आने के बाद तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल यात्रा ही अलग थी। और वहां पर आके मुझे दुनिया दिखने लगा, दुनिया होता क्या है। क्योंकि पहली बार एक गांव में, शुद्ध गांव का लड़का, स्टूडेंट, और वो जेएनयू पहुंचता है, जो जेएनयू आज भी भारत का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में है। और जो आउटलुक है जेएनयू का, वहां पर आप जाएंगे, आज भी जाएंगे, तो आपको अलग दिखेगा। पढ़ने का अंदाज, रहने का अंदाज, बोलने का अंदाज, सीखने का अंदाज। तो मैं समझता हूं कि प्रारंभिक शिक्षा से लेके जेएनयू तक की शिक्षा में मेरा सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल रहा, वो रहा हमारा ड्रीम, जो आपको गांव से दिल्ली तक ले आया। जेएनयू लाया। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर कि एक गांव के बच्चे के लिए गांव में पढ़ाई करना मतलब कितना स्ट्रगल होता है एक बच्चे के लिए, क्योंकि लिमिटेशन होती होगी पढ़ाई के लिए, बहुत ज़्यादा कोचिंग नहीं होती है, बहुत अच्छे स्कूल नहीं होते हैं, वही गांव के स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा। देखिए, स्ट्रगल जो गांव में है उसको तो है। सबसे पहले तो क्या स्ट्रगल होता है मैं बताऊं आपको, माध्यम को लेके। क्या आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, अब बाहरी दुनिया से जब आप लड़ते हैं, वहां पर हिंदी काम नहीं आती, इम्तिहान अंग्रेजी में। अब तो काफी बदलाव हुआ है, क्योंकि वो जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैं बताऊं, एक फिर आपको दृष्टांत में बताऊंगा। जेएनयू में एडमिशन जब हुआ मेरा, फ्रेशर्स वेलकम था, 6वां पोजीशन हुआ था मेरा जेएनयू में ऑल इंडिया टेस्ट में, लेकिन हिंदी में लिखा था मैंने। तो जब फ्रेशर्स वेलकम हुआ, तो वहां पे सब अपने को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। मेरे क्लास में कोई स्टीफन के थे, लोयला कॉलेज मद्रास से आए थे, श्री राम कॉलेज से आए थे, लेडी श्री राम से आए थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आए थे, सारे पूरा हिंदुस्तान के बच्चे। ऑल इंडिया टेस्ट होता है। तो जब सब अपने को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जब मेरी बारी आई, हिचक तो थी, तो मैं तो हिंदी में बोलूंगा, ये सारे के सारे तो अंग्रेजी बोले जा रहे हैं, एक आध लोग और भी थे हिंदी वाले। लेकिन मुझे थोड़ा उतना भय लगा नहीं, मतलब नहीं है तो है। मैंने जब ही बोला मैं वीरेंद्र कुमार चौधरी बिहार के बिलाम गांव से आया हूं, ग्रेजुएशन मैंने किया रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी से, जो उसमें कुछ क्राउड था, हाइप्ड क्राउड, जिसको मैं यही कहूंगा, ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, वो लोग सारे के सारे हंस दिए। अब सोचिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना बुरा बोला हूं, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, क्यों ये लोग हंस रहे हैं।
तब मुझे बाद में एक टीचर थे ओपी बक्सी, मैं उनको नमस्कार करता हूं, ऊपर चले गए, वो आके मेरे पीठ पर हाथ देते हैं कि बेटा आप अच्छा करेंगे, आपकी हिंदी पर ये हंस रहे हैं, चिंता मत करना। तो ये जो गैप है, वो गैप गांव के बच्चों को ज्यादा झेलना पड़ता है शहरों में आके। शहर के बच्चों में जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो अलग है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उनका अंग्रेजी होता है। आप अंग्रेजी जेएनयू में आके सीखते हैं, मास्टर्स में आके लिखना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, कितना सीखेंगे आप? जो बचपन से पढ़ रहा है पहली कक्षा से अंग्रेजी, और कोई एमए में आके पढ़ रहा है, फर्क तो होगा ना। एक तो ये पढ़ाई के लिए, दूसरा कल्चरल होता है। जैसे जेएनयू में मैं आया तो अभी भी मुझे याद है कि ड्रेस था, ड्रेसेस को लेके बोलने के अंदाज, रहने के अंदाज मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये लोग कैसे रहते हैं। बोलता नहीं था, मैं देखता रहता था। और भाषा, कल्चर, ये सारे ग्रामीण बच्चों को बहुत मुश्किल होता है आज भी जब वो बड़े शहरों में पहुंचते हैं उसको कवर करने में। तो इससे मेरा एक सवाल, जस्ट क्योंकि आप अभी बता रहे थे उसी बात पे आ रहा है कि जो ग्रामीण बच्चे आपको आज भी सुन रहे हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, उनको आप कोई सजेशन देना चाहेंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे अभी? देखिए, एक तो मैं कहूंगा, चाहे गांव के बच्चे हों, चाहे टियर 3 कहें, टियर 4 कहें, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, जो छोटे छोटे शहर के हैं, उनमें एक बात कहूंगा, ये मेरा आधार अपना है, उनमें करने का जज्बा है। वो ना होता तो मैं यहां ना होता। आज भी जब मैं गांव में जाता हूं, बच्चों को देखता हूं, दिल्ली में जहां मैं पढ़ाता हूं, मीडिया इंस्टीट्यूट में लोग बुलाते हैं स्पेशल लेक्चर के लिए, मैं छोटे छोटे शहर से बच्चे आए हैं, और जब उनकी बात सुनता हूं तो मुझे कहीं उनमें ज्यादा दिखाई देता है ऊर्जा, शक्ति, डिटर्मिनेशन और ड्रीम। बड़े शहर के बच्चे भूल भुलैया में खो जाते हैं, लेकिन छोटे शहर के बच्चे, गांव के बच्चे नहीं खोते हैं। कारण क्या होता है कि उनके मन में जज्बा है कि मुझे वहां पहुंचना है। जैसे कि बड़े शहर के बच्चों को सपने दिखाए जाते हैं, गांव के बच्चे सपने देख के आते हैं। बिल्कुल, और उसको पूरा करते हैं। वो सिविल सर्विस का एग्जाम देखिए आप आज की तारीख में, आईआईटी का एग्जाम देखिए, मेडिकल का एग्जाम देखिए, जितना भी एग्जाम आप देखेंगे आपको टियर 3, टियर 4 के बच्चे ज्यादा मिलेंगे बनिस्पत टॉप टियर। तो बच्चों में एक है, डिटर्मिनेशन है, ड्रीम है, और मैं समझता हूं आज भी है। हाँ, उनको हेल्प करने की जरूरत जरूर है, सरकारी स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, जो कल्चरल स्तर पर हो। जिन्हें में एक जो हीन भावना होती है भाषा को लेके, चाहे उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है उनको लेके, उनको हमें एड्रेस जरूर करना चाहिए। बाकी ड्रीम और डिटर्मिनेशन तो मैं नहीं मानता कि हमारे ग्रामीण के बच्चों में कम है। अब देखिए ना, खेल के मैदान में देखिए ना, कितने ओलंपियंस हैं जो बड़े बड़े शहर के आते हैं। मैं नाम लूंगा मनु भाकर का, गांव की लड़की धमाल कर दिया, वो रिकॉर्ड बनाया जो 1900 में बना था। 124 साल के रिकॉर्ड में, भारत के रिकॉर्ड में पहली भारतीय है स्वतंत्र भारत में, और यदि पहले जोड़े तो दूसरी है। वो कहां की है? पढ़ी है, अंग्रेजी बोलती है, लेकिन जड़ कहां है? गांव में। उसके कॉन्फिडेंस को देखिए आप, उसके जज्बे को देखिए आप। तो कहने का मतलब है कि हमारे गांव के बच्चों में भी है ऊर्जा, उन्हें हमें तराशने की जरूरत है। अब भारत, जब तक गांव के बच्चे ऊपर नहीं आएंगे, जब तक गांव के बच्चे हीरो नहीं बनेंगे हर फील्ड में, तब तक भारत ऊपर नहीं आ पाएगा। वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही आपने कि जब तक गांव के बच्चों को भी इक्विवेलेंट आंका ना जाए तब तक भारत ऊपर नहीं आ पाएगा। इसी से एक छोटा सा आपने एक कंपटीशन सक्सेस रिव्यू वाली स्टोरी शेयर की थी, जरा ऑडियंस के साथ भी शेयर करें ताकि उनको और मोटिवेशन मिले। देखिए, इस तरह की कहानी सही में मैं जब पीछे जाता हूं तो पहले तो ये सब ध्यान नहीं देता था, लेकिन कई इस तरह की कहानी है कि मैं कंपटीशन सक्सेस रिव्यू खरीदता था। हमें भी बड़ा आदमी बनना था, हमें भी आईएएस बनना था, हमें भी दिल्ली के कॉलेज में पढ़ना था। नंबर तो आते थे लेकिन मैं नहीं पढ़ सकता था। 12वीं में भी इतने नंबर आए थे कि मुझे श्री राम कॉलेज में एडमिशन हो जाता।
इतने नंबर आए थे, बिहार में 8वां पोजीशन आया था, लेकिन मेरे पास थे नहीं, साधन नहीं थे, वहीं पर था। लेकिन वो जो पढ़ते थे, देखते थे, तो मुझे शौक होता था। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू में एक एस्से कंपटीशन का पेज आता था, उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन होता था। अब वो अंग्रेजी में होता था, मैं देखता था तो मुझे लगता था कि मैं भी लिखता, मेरा भी फोटो आता, कैसे होगा ये, अंग्रेजी तुम लिख ही नहीं सकते। लेकिन मैं मन में सोचता रहता था, ये हार नहीं माना कि नहीं होगा, सोचता रहता था कैसे लिखूंगा, मेरा फोटो आना चाहिए। तो मेरे एक चाचा जी थे, मतलब चले गए ऊपर, उनको एक दिन मैंने कहा कि देखिए मेरा भी मन है कि ये जो है ना अंग्रेजी में जो लेख है इसमें मेरा भी नाम आ सकता है, लेकिन मेरा अंग्रेजी है ही नहीं, मैं कैसे लिखूंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ लिखो, तुम हिंदी में लिख के दिखाओ। तो मैंने कहा हिंदी छापेंगे नहीं वो, तो बोले नहीं मैं अंग्रेजी में कर दूंगा, उसको ट्रांसलेट कर देंगे। हम बोले नहीं वो तो फिर बेईमानी हो जाएगी। तो बोले नहीं उसमें हम लिख देंगे, जो छात्र जो है अंग्रेजी नहीं जानता है और इसलिए नोट में, क्योंकि मैं थोड़ा एथिकल बचपन से रहा हूं, तो मैंने कहा कि नहीं ये गलत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नीचे लिख दूंगा। लेख ओरिजिनल हिंदी में था, बच्चे लिखना चाह रहे थे, उसको मैंने अनुवाद कर दिया। तो मैंने चाचा जी को लिख के दिया। चाचा जी को रहता था कि नहीं अच्छा लिखता पढ़ता है ये, अब भाषा नहीं है तो क्या, हालांकि उनको भी इस बात के लिए मलाल हो जाता था कभी कभी, जब बाहर से कोई छात्र आते थे, मेरे रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, जब वो अंग्रेजी बोलने लगते थे तो मैं उस अंग्रेजी बोलने वाले रिश्तेदार का शक्ल देखता था, तो मैं नहीं बोल सकता। अब मेरे चाचा मेरा शक्ल देख के वो समझ जाते थे, मेरे पीछे आके बहुत मानते थे मुझे, ऐसे से करते थे, कोई बात नहीं तुम बहुत जानते हो। तो उन्होंने अंग्रेजी में कर दिया उसको, लेकिन मैंने देख लिया कि नीचे उन्होंने लिखा है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। मुझे डर भी लगता था ना कि वो पूछ देंगे कुछ कि तुम अंग्रेजी में लिखे हो, मैं नहीं जानता था। हो गया, चला गया वो। अगले महीना का या 2 महीना के बाद जब पत्रिका छपी तो मुझे किसी ने कहा अरे तुम्हारा तो फोटो छपा है। बहुत गजब। पहला नहीं था पोजीशन, लेकिन मेरा दूसरा तीसरा पोजीशन था, वीरेंद्र कुमार चौधरी, और वो एस्से, वो मेरे लिए इतनी मतलब खुशी हुई कि शायद मैं इस सब तरह की चीजों को कभी भूलता भी नहीं आदमी। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो मैंने सबसे पहले तो चाचा जी को धन्यवाद दिया कि चाचा जी ने मुझे बोला कि नहीं ये लिखे तो तुम ही थे, मैं तो सिर्फ अनुवादक था, ट्रांसलेटर था। तो ये जो है आज भी मुझे याद है कि मैं कितना खुश हुआ था, बता नहीं सकता आपको, क्योंकि ये सब गांव में रह के आपको एहसास होता था जहां पर कुछ होता नहीं है। जैसे आप रिजल्ट करते हैं, अब रिजल्ट ही होता है, गांव के बच्चों को देखेंगे मान ली बड़ी, जैसे मैं जेएनयू का बताता हूँ, जैसे जेएनयू का ही रिजल्ट आया, मुझे भरोसा नहीं था मेरा होगा, लेकिन जब हो गया तो मुझे आश्चर्य लगा कि हो कैसे गया, है ना। तो कहने का मतलब जो कुछ दृष्टांत हैं, घटनाएं हैं, छोटे छोटे जीवन में, जो आपको तत्काल तो नहीं लगता, तत्काल आपको मन में लगता है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन सारे बच्चों से मैं यही कहूंगा कि वो सारे छोटे छोटे कहानी को संजो के रखो। वो कहानी आज भले खराब लग रहा हो, कल तुम्हारी ताकत बनेगी। जब दूसरों को कहोगे कि मैं ये भी क्या, मैं आज कहता हूं ना आपसे कि मैं कैसे कैसे, मैं साइकिल से स्कूल जाता था, मैं पैदल स्कूल जाता था, हमारे भी मन होते थे ये करें वो करें, नहीं कर सकते थे, उस समय बुरा लगता था। आज लग रहा है कि शायद वो अच्छा ही था, अगर वो स्ट्रगल नहीं होता तो अचीवमेंट नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। तो सर बताएं कि जैसे गांव में स्टडी करना, आप फोकस थे कि आपको दिल्ली जाके कुछ अचीव करना है, अच्छी स्टडीज करनी है, तो दिल्ली आने के बाद आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप अपने फोकस से हट रहे हो? क्योंकि गांव की लाइफस्टाइल और दिल्ली की लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। तो मतलब दोस्त यार भी ऐसे मिल जाते हैं कि थोड़ा स्टडी से बंदा डाइवर्ट हो जाता है कई बार। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन प्रभाव पड़ने का कारण बहुत ज्यादा इसलिए नहीं हुआ कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो गया था, और स्पिरिचुअल मैं कोई चॉइस से नहीं हुआ था, परिस्थिति था जिसने मुझे फिर से मैं यही कहूंगा, बाद में मुझे पता चला कि मैं मंदिर में पुजारी के रूप में भी रहा लगभग 10 वर्ष तक, और कॉलेज में स्कूल में पढ़ता था। तो उससे हुआ क्या, कहीं ना कहीं मेरे मन में एक स्पिरिचुअलिज्म का प्रभाव आ गया था। तो जब मैं दिल्ली में आया तो डाइवर्जन के तो बहुत सारे रास्ते थे, जो मैंने कहा आपको, जेएनयू में आके टोटल फ्री हो जाते हैं आप। अच्छा खाना, अच्छा कमरा, अच्छे लोग, अच्छी लड़कियां, अच्छे लड़के, अच्छे प्रोफेसर,
अंग्रेजी बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, तरह तरह के। वहां पर आप सब कुछ कर सकते हैं। आप हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल फ्री होता था, कोई भी लड़का लड़की के हॉस्टल में जा सकता है, लड़की लड़के के हॉस्टल में जा सकता है, मैरिड हॉस्टल भी होता था। मतलब जेएनयू अल्टीमेट था। इसका मतलब ये आप इसको नेगेटिव टर्म में नहीं लेंगे, क्योंकि जेएनयू को बड़ा लोगों ने नेगेटिव टर्म में पोर्ट्रे किया है, जो सही नहीं है। तो जेएनयू में आके मुझे क्या लगा कि मैं आ तो गया हूं इतने बड़े जगह पर, मेरी खुशी की सीमा नहीं थी, बता नहीं सकता मैं कितना खुश था। मुझे लग रहा था कि मैं जन्नत में आ गया हूं। लाइब्रेरी में पहली बार देखा, 9 फ्लोर का लाइब्रेरी, तरह तरह की किताब, अंग्रेजी बोलने वाले लोग। क्लास में जब होता था तो सारे अंग्रेजी बोलते थे, मुझे आती तो नहीं थी, पर सुन के अच्छा लगता था। फिर थोड़ा सा कल्चरल शॉक बाद में लगने लगा कि मैं अंग्रेजी में लिखूंगा कैसे। तो फिर मेरे पर थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ा ये कि मुझे लगने लगा कि मेरा रिजल्ट तो नहीं खराब हो जाएगा। रिजल्ट को लेकर मैं बचपन से बड़ा ऑब्सेस्ड रहता था कि फर्स्ट डिवीजन से नीचे होना नहीं चाहिए। तो एक बार मैं बहुत थोड़ा सा निराश हो गया। तो हमारे प्रोफेसर ओपी बख्शी, जिनके बारे में कहा, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनको मैं कहा कि सर देखिए, एक हमारे साथ मुश्किल हो रहा है कि आप लोग अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी कभी पढ़े नहीं, लिखे नहीं, कुछ नहीं किए, वो नहीं पता। तो मुझे लग रहा है शायद मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया हूँ जगह पे। अच्छा तो मुझे लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा खाना भी मिल रहा है, घर भी अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पढ़ाई फ्रंट पे मैं कहीं पिछड़ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको मदद करूंगा। क्लास में सब हंस देते थे, मैं अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता था, वो उनके क्लास में भी होता था, उनको भी लगा ये लड़का थोड़ा सा दुखी हो गया है। तो बोले हमसे कि आज के बाद आप सिर्फ अंग्रेजी लिखेंगे और सिर्फ अंग्रेजी बोलेंगे, और मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में आपने कैसा अंग्रेजी लिखा। देखिए, ऐसे टीचर कम होते हैं, मैं क्या बताऊं, हृदय से आदर करता हूं कि उन्होंने एग्जाम के बाद, जब एग्जाम हुआ वहां पे, तो उन्होंने मुझे A- दिया। A- मतलब 60% मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन। तो उन्होंने मुझे बुलाया, पूरे कॉपी, कल्पना कीजिए आप एग्जाम का कॉपी, आपको कोई टीचर बोले पढ़ो, एग्जाम देके तो आप फुर्सत, मतलब नहीं है भैया, हो गया जो होना है हो गया। अब मुझे जब पढ़ना पड़ा, मुझे याद है वो कमरा प्रोफेसर ओपी बख्शी का, और लाल लाल लाइन लिखा था उन्होंने पूरे कॉपी में। अंत में मुझे वो कहते हैं कि बेटा आपको मैंने A- इसलिए दिया कि आपने सारी जानकारी दी है, लेकिन अंग्रेजी आप लिखना नहीं जानते हो, तो एक छोटे पैरा का जो अंग्रेजी होता है उसको समझाने के लिए तुमने पूरा पन्ना भरा है। तुमको लग रहा है कि हम कैसे समझाएं। ये जो ललक है ना, इंफॉर्मेशन है, इसलिए यू डिजर्व टू गेट फर्स्ट डिवीजन। ऑसम। और वहीं से अंग्रेजी लिखना शुरू हुआ जेएनयू में, जो मेरे साथ मन में एक भय, फियर फैक्टर था, जिसको दूर किया प्रोफेसर ओपी बख्शी ने। बहुत बढ़िया, बहुत ही मजेदार। और जेएनयू का एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, यदि आप अलाउ करेंगे समय। मैं थोड़ा राजनीति में पसंद तो था ही, और जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था मेरे मन में, मैं छात्र राजनीति करने लगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद एक तो मजा भी आता था, और मैं थोड़ा भाषण दूंगा वहां पर, तो मैं हिंदी में बोलूंगा। बिल्कुल। तो ये सब भी किया, और हालांकि 2 बार चुनाव लड़ा, हारा, लेकिन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन तक मैं गया छात्र राजनीति में। और उससे मुझे फायदा ये हुआ कि बच्चों के बीच में बोलना, चालना, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब मैंने हासिल किया। तो जेएनयू को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूं, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी में आप कर नहीं सकते। बाकी यूनिवर्सिटी में जब छात्र राजनीति करना चाहेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको लाखों लाख रुपया चाहिए, लेकिन जेएनयू की राजनीति बिल्कुल अलग है। आप कितना भी अच्छा नहीं भाषण देंगे तो आप कभी नहीं जीतेंगे। वहां पर एक पैसा खर्चा नहीं होता, हाथ से पोस्टर लिखते हैं बच्चे, अब वही पोस्टर चिपकाते हैं। वो डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है वहां पे, और उसमें 1000 स्टूडेंट बैठते हैं हॉल ओपन ग्राउंड में। अब वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं स्पीच के बाद। ये सारा चीज जेएनयू में होता है। अब मैंने भी इसको करने का प्रयास किया, और उसमें मेरा उद्देश्य यही था कि उसको आप एज ए लर्निंग लीजिए। बिल्कुल। आप बोलना सीखते हैं, आप लिखना सीखते हैं, आप 10 लोगों को बीच में खड़े होकर कुछ कहते हैं, ये सब कुछ आपको अपलिफ्ट करता है, आपके तजुर्बे को, आपके कॉन्फिडेंस को, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत ही मजेदार तरीके से आपने बताया कि कैसे पॉलिटिक्स भी आपने की। तो
पॉलिटिक्स जब आप कर रहे थे या जब कॉलेज का आपका करियर शुरू हुआ, तो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स जो हैं वो आपने कैसे मैनेज किए? क्योंकि आपने बताया कि आप छोटे शहर से आते हैं और फाइनेंसेस दिल्ली जैसे शहर में मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता होगा। फाइनेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और मेरे लिए ही नहीं, सभी जो छोटे जगह से आते हैं, परिवार का एक सपोर्ट होता है, लेकिन परिवार कितना सपोर्ट करेगा? एक गांव का यदि कोई है और आपको शहर में पढ़ने आते हैं, ओपन जगह पर, आप हॉस्टल नहीं है, जैसे मैं जेएनयू से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ वहाँ पर मैं एडमिशन तो लॉ फैकल्टी में भी पा गया, मैं उसमें भी इंटरेस्ट हुआ था, उसमें भी पास कर गया, लेकिन हॉस्टल नहीं मिला था। इसलिए हमेशा हमारे साथ समस्या रहती थी कि मैं कैसे घर का किराया देना है, मैं खाना पीना है, किताब है, कॉपी है, और बड़े शहर है तो खर्चे का जो स्तर है वो भी ज़्यादा है। और दूसरी बात होता है कि यदि आप कोई मदद भी कर रहा है तब कितनी मदद लेंगे, क्योंकि एक एज हो जाता है 20-22 साल का कि आपको ये भी ख्याल आने लगता है कि मैं किसी को कितना दबाव दे सकता हूँ, तो इसलिए उसका प्रभाव तो पड़ता है। और यही कारण था कि मैं जेएनयू में आने का, कि कम से कम वहाँ पे एक सिस्टम है जिसकी वजह से आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं एक रिजनेबल इनकम में, खर्चे से। और दूसरा क्या होता है कि जेएनयू में आगे कुछ स्कॉलरशिप भी मिल जाता है आपको। तीसरा ये होता है कि हॉस्टल का चार्जेस कम होता है, मेस का चार्जेस कम होता है। और यदि ये सब नहीं है तो फिर होता ये है कि स्टूडेंट डाइवर्ट होते हैं, पढ़ाई थोड़ा डिफोकस्ड हो जाता है, क्योंकि कितने भी आप ब्रिलियंट रहेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। और यदि आपके सामने रिसोर्स ही नहीं है सर्वाइव करने के लिए, तो आप जब सर्वाइवल ही क्वेश्चन पर रहेगा तो आप काम क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे क्या? इसलिए ये परेशानी हमें ही नहीं, तकरीबन जो छोटे स्तर से आते हैं सबको झेलना पड़ता था। लेकिन होता यही था कि एट द एंड ऑफ द डे मेरा हमेशा से मानना रहा, बचपन से ही, कि मैं लगा कि नहीं, ये बुरा हो रहा है ना, अच्छा कुछ होएगा, ये बुरा हो रहा है ना, अच्छा होएगा। तो अच्छे को देखते 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 मैं वो गांव की डिफिकल्टी, गांव की परेशानी से लेके दिल्ली तक आके मैंने इस होप में आगे बढ़ता गया कि नहीं, आगे अच्छा होने वाला, आगे अच्छा होने वाला, आगे अच्छा होने वाला है। और जो मुझे मोटिवेट किया, आज भी देखिएगा कि मैं हार्ड वर्क में बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि हमारे पास और कोई साधन हो ना हो, यदि हम मेहनत करने की लत है, मेहनत करने की आदत है, तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे। मैं हार्वर्ड नहीं गया, ये सच है, जेएनयू पहुंचा, तसल्ली है कि चलो ठीक है, हार्वर्ड नहीं गए, जेएनयू तो गए। तो मैं किसी भी बच्चे से यही कहूंगा कि देखो, किताब में लिखने के लिए तो सपने देखो, बड़े सपने देखो, ये किताबी भाषा नहीं है, प्रयोग करो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, बिलीव के साथ कह सकता हूं आपको कि कोई भी बच्चे के लिए, वो मैं ही कोई 30 मार खा नहीं हूं, सपना जरूर देखो, छोटा नहीं देखो, बड़ा सपना देखोगे, भले वहां पर ना पहुंच पाओगे, उसे नीचे तो पहुंचोगे, उसके करीब तो पहुंचोगे, करीब तो पहुंचोगे। और यदि सपना ही नहीं देखोगे, हमेशा अपने क्राइसिस में ही उलझे रह जाओगे, हमेशा अपने नेगेटिव फोर्सेस में ही रह जाओगे। क्योंकि होता क्या है ना, मैं अक्सर कहता हूं, देखिए, नेगेटिव सोचने लगेंगे, नेगेटिव का पावर ज्यादा होता है, तो गए। हमें आगे बढ़ना है, डिफिकल्टी का समय बीत जाता है, कठिनाई, कहते हैं ना दिन और रात, बिल्कुल तय है कि दिन के बाद रात आना है, रात के बाद फिर सुबह होना है, जीवन भी वही है। तो इसलिए मैं अपने से भी यही कहता हूं, अपने बच्चों से भी यही कहता हूं कि मेहनत करो, और स्ट्रगल आता है तो डरो मत, क्योंकि वो टेस्टिंग टाइम है, टेस्टिंग टाइम में आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए आगे अच्छा सोच के हमें आगे करना चाहिए, और मैंने भी वही प्रयास किया पूरे जीवन में, आज भी कर रहा हूं। तो जैसे कि आपने हमें बताया कि पॉलिटिक्स काफ़ी आप करने लग गए थे अपने कॉलेज के दिनों में, तो जर्नलिज्म ही क्यों चुना? मतलब पॉलिटिक्स भी चुन सकते थे। देखिए, इसके उत्तर में दो बात है। एक तो जो मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था, बचपन का ड्रीम, और ड्रीम ये था जो मैंने आपको बताया कि न्यूज रीडर बनना है, फोटो छपना है। दो बातें बचपन की तब भी जहन में था। और तीसरी बात यह हुई कि जब जेएनयू में आया तो मेरी शादी हो गई एमए करने के बाद, एमफिल का एडमिशन लिया, मेरी शादी हो गई। उसके बाद
स्वाभाविक है कि आपके सामने एक परिवार दिखता है। हालांकि चूंकि राजनीति में आ गया था, बल्कि यूनिफोकल स्वभाव का हूं मैं, जैसे राजनीति में आ गया तो फिर पूरी तरह राजनीति में ही समा गया था मैं, लेकिन पढ़ाई छोड़ के नहीं। मुझे याद है जेएनयू में राजनीति करते समय भी छठे फ्लोर की लाइब्रेरी पर मैं रात को 4-5 घंटा बैठता था। क्यों बैठता था? मुझे था कि रिजल्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। राजनीति करेंगे, रिजल्ट में राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, राजनीति करते करते जब मुझे एहसास हुआ, शादी हो गई, बेटी भी आ गई, तब मुझे लगा कि एक इस तरह की बात थी कि मुझे कहीं ना कहीं किसी ने इस बात की ओर इशारा किया, या मुझे थोड़ा सरकास्टिक कमेंट किया, खुद तो राजनीति कर रहे हो, पत्नी और बच्चे को देखने वाले कोई नहीं। और ये जो यथार्थ था, जी। तब मेरे जहन में आया, बात तो सच है। समाज बदलने चले हो, राजनीति बदलने चले हो, किसके कीमत पर? एक महिला के कीमत पर। परिवार की। जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है, नौकरी में नहीं है, और दायित्व तो मैंने बढ़ा दिया, एक बच्चे भी आ गए थे, तो ये दो चीज मुझे बड़ा हॉन्ट करने लगा। और जेएनयू में ऐसी व्यवस्था है कि यदि आप रिसर्च स्कॉलर हैं पीएचडी में, तो आपको मैरिड हॉस्टल भी मिल जाता है। मुझे मिल गया। फिर मैं परिवार को ले आया, और ये दबाव था कि सरवाइव कैसे करना है, कहां से, एक बेटी है, बीबी है। और मुझे याद है कि मैं सिविल सर्विस के मैगजीन के लिए लिखता था, वो मुझे 500 वर्ड पर कुछ पैसे देते थे। अच्छा, कौन से सिविल सर्विस के वो मैगजीन? एक था क्रॉनिकल करके था, जिसके लिए मैं लिखता था। हाँ, स्पेक्ट्रम इंडिया एक था और एक क्रॉनिकल भी था, दोनों के लिए मैं लिखता था। और मुझे याद है कि प्रज्ञा मेरी बेटी है, बड़ी हो गई है, अब वो अपना करियर में आगे बढ़ी है, तो मुझे अक्सर कहती थी कि पापा ये कब खत्म होगा आपका चैप्टर। चैप्टर माने ये कि उसको पता था कि चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पापा को पैसा मिलेगा, तो पापा कुछ मेरे लिए लाएंगे। और लिमिटेड इनकम थे, इनकम नहीं थे, और जिसकी चर्चा मैंने अपने किताब में भी की है। आपकी कौन सी किताब है? 2 किताब है, एक तो एमफिल में का जो था नेशनल सिक्योरिटी पर, उस पर लिखा मैंने, और दूसरा है पोखरण 2 और हिंदी समाचार पत्र। तो जब दूसरी किताब है, उसके आप शुरू में देखेंगे तो मैंने एक लाइन लिखा है सबको धन्यवाद देते हुए, और मैं अपनी बेटी के लिए भी एक लाइन लिखा है कि प्रज्ञा आज चैप्टर खत्म हो गया। और वो चैप्टर खत्म होने का मतलब समझती थी कि चैप्टर खत्म होगा, पैसा मिलेगा, पापा मेरे लिए मछली लाएगा अच्छा, या कुछ लाएगा। और उसी दौर में क्या हुआ कि जब ये सब दबाव इतना ज्यादा आ गया कि मैं एक तरह से राजनीति में अपने को पीछे किया, नौकरी के तलाश में था। और संयोग से तभी क्या हुआ कि मुझे बीबीसी में करण थापर के यहाँ से एक मौका मिला, और वो मौका मुझे मिला इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जेएनयू, क्रेडिट गोज टू जेएनयू। उनसे मिला, उन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया, फिर उन्होंने रखा, और 2 घटना बचपन की और एक पारिवारिक दायित्व ने मुझे बाध्य किया कि आपको कुछ करना है। और मेरे सामने सबसे बड़ा जो ऑप्शन यही था कि तुरंत नौकरी मिले। वो नौकरी एक पत्रकार के रूप में, हमें कहते हैं ना, ईश्वर कभी कभी आपको मौका दे देता है। बिल्कुल। और ये तब मिला जब मैंने परिवार को दिल्ली में हॉस्टल में लाया, और इस तरह से मैं अपना जर्नलिज्म की यात्रा जो है करण थापर के साथ, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरे प्रोफेशनल लाइफ का, जैसे मैंने पीएचडी किया तो प्रोफेसर कांति वाजपेयी के अंडर में किया, एमफिल किया कांति वाजपेयी के अंडर में किया जेएनयू में। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं कि देश के गिने चुने प्रोफेसर में हुए हैं, विदेश में पढ़ा रहे हैं आज के तारीख में। करण थापर आज भी देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, जिनसे मैंने पहली शिक्षा पत्रकारिता की शुरू की, और आज भी मैं समझता हूं कि उनसे जो मैंने सीखा आज भी उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। और पत्रकारिता की यात्रा वहीं से शुरू हुई
तीनों घटना एक साथ मिलके, और उसके बाद तो मैं बहता चला गया। आज तकरीबन 25 साल से मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत ही ज्यादा अच्छा आपका कंप्लीट जो सेशन है, 25 साल का काफी कम समय नहीं होता, काफी ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं। तो जैसे करण थापर के साथ आप शुरू हुए, वो कौन सा सन रहा होगा जब आपने शुरू किया? करण थापर के साथ तो मैंने शुरू किया सन 2000 में, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा मुझे लिखने का बड़ा शौक था। हालांकि उद्देश्य पैसा था, मैं लिखना अच्छा तो लगता था, लेकिन बताया जैसे मैंने आपको कि पारिवारिक दायित्व तो बढ़ गए थे। तो एक बार अच्युतानंद मिश्र जनसत्ता अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, तो कुछ बात हो रही थी, एक मित्र हैं उनके साथ मैं उनसे मिला। अब कुछ राजनीति पर चर्चा हो रही थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। बड़े भव्य व्यक्तित्व हैं अच्युतानंद मिश्र, और मैं बड़ा, देखिए नाम लेके मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। उन्होंने कहा हमसे कि अरे वीरेंद्र, जो सब बात बोले हो ये लिख के दे सकते हो क्या? हम बोले क्या? तो जो अभी अब चर्चा में बोल रहे हैं। हम बोले क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अरे कुछ करेंगे, लिख को तो दो। मैं लिख के दिया, जाके पहुंचाया, और पहले मोबाइल फोन नहीं होता था, ये बात है 1997 की, और वहां पर एक टेलीफोन होता था सिक्योरिटी गार्ड के पास। शाम को फोन आया कि जनसत्ता से किसी बड़े आदमी का फोन है आपके लिए। तो लोग जानते थे कि राजनीति करते हैं तो कुछ होगा। गया तो बोले हाँ अच्युतानंद मिश्र बोल रहा हूं मैं वीरेंद्र। बोले जी सर प्रणाम। तो बोले हाँ कल जनसत्ता अखबार देखना जरूर। बोले क्या है? तो अखबार बोलेगा क्या है, देखना जरूर। जब मैं दूसरे दिन वो देखा जनसत्ता, सबसे बड़ा राइटअप एडिटोरियल पेज पर मेरा छपा था। मैं इतना भावुक हो गया, मैंने उनको फोन करके धन्यवाद दिया। वो कहते हैं कि नहीं अच्छी बात है, छपा है क्योंकि अब आपने अच्छा लिखा है, लेकिन आपको इसके पैसे भी मिलेंगे। ना पैसा भी मिलेगा? तो हाँ कितना मिलेगा? 750 रुपए मिलेंगे 97 में। और मुझे आज भी याद है उस 750 रुपए पहला लेख लिखने का। उसके बाद कई बार मौका मिला अच्युतानंद मिश्र जी से, वो बोले नहीं फला सब्जेक्ट पर लिखो, फला सब्जेक्ट पर लिखो। तो कहने मतलब कि ये जो कुल मिला के जो पत्रकारिता का जो जीवन है, शुरुआत ऐसे होता गया। अब मुझे ये आप कहेंगे ना प्लान करके किया, होता गया। लेकिन हाँ एक था कि जो मिला उसमें मैंने कभी कोताही नहीं की, पूरी ताकत के साथ। जो मैं पहले कह रहा था कि ड्रीम और डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ ड्रीम होने से नहीं होगा, उसके लिए आपका डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। और यही कारण है कि मैं उस प्रकार से पत्रकारिता में आया और आगे बढ़ता चला गया। तो जैसे आपने बताया कि आपने शुरू किया था करण थापर जी के साथ, उसके बाद क्या जर्नी रही आपकी? देखिए करण थापर के साथ पहले मैं थोड़े और कुछ जोड़ना चाहूंगा। उनके साथ जो मैंने सीखा, एक तो इंटरनेशनल शो का एक्सपोजर था। जैसे बीबीसी का मशहूर प्रोग्राम है हार्ट टॉक। हार्ट टॉक में ये है, यदि इंडिया में हो रहा है तो हार्ट टॉक का नाम हो जाता है हार्ट टॉक इंडिया, और जिसके करण थापर एंकर हुआ करते थे। दूसरा था फेस टू फेस, वो भी बीबीसी का शो था, और उसमें यंग अचीवर्स जो इंडिया के थे, मुझे याद है अभी भी, सचिन का भी हुआ था। और सचिन तब उभरता हुआ खिलाड़ी था, फिल्मी दुनिया के ऋतिक रोशन उभरता हुआ स्टार था। उसका इंटरव्यू, अनुपम खेर का इंटरव्यू, और वो सब देख के मुझे ऐसा एक्सपोजर मिला कि मुझे आज भी जब मैं याद करता हूं उन दिनों को, तो मैंने टीवी को तो देखा ही देखा नजदीक से, लेकिन सीखा भी बहुत कुछ। और उसके बाद परिणाम यह हुआ कि मुझे उसी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिपेंडेंटली मुझे 2-3 शो दे दिए गए कि आप इस शो को देखेंगे। जैसे एक चैनल न्यूज एशिया का शो था, जैसे एक दूरदर्शन का द बिग क्वेश्चन था, जिसमें बच्चे ऑडियंस में होते थे, 3 बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते थे। तो बच्चों को लाइन अप करना, शो को लाइन अप करना, उसका रिसर्च करना और फिर शो बनना। तो कहने का मतलब कि टेलीविजन का एक तरह से कह सकते हैं हम कि मेरे लिए
ऑफिशियली तो मैं किसी मीडिया इंस्टीट्यूट में पढ़ा नहीं था, लेकिन वहां पर 4 साल रह के मैंने वो सब चीज सीखा जो शायद मीडिया इंस्टीट्यूट में रह के भी नहीं सीख सकते थे। एक फाउंडेशन आप कह सकते हैं, जिसके लिए मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन मिस्टर करण थापर। दूसरा पड़ाव मुझे मिला आज तक में, सबसे तेज आज तक उस जमाने में। और मुझे याद है कि जब मुझे आज तक में नौकरी मिली थी तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं आज तक सबसे तेज, आज भी उसका ट्यूनिंग मुझे याद है। वीडियोकॉन टावर में तब आज तक हुआ करता था, है ना, और वहां पर हम जाते थे और उसके बाद वहां पर जाके मैंने लाइव टेलीकास्ट देखा और सीखा लाइव होता कैसे है, स्टोरी बनता कैसे है, एंकर कैसे करते हैं, कैसे एंकरिंग करते हैं, रिपोर्टर रिपोर्टिंग कैसे करता है, वीडियो एडिटर एडिट कैसे करता है, कैमरामैन का एंगल कैमरा कैसे सेट करता है, ये सारा चीज मैंने वहां पर जाके देखा। और अच्छी बात यह हुई कि मुझे उस समय सीधी बात के एंकर हुआ करते थे प्रभु चावला, उनके प्रोग्राम का मुझे क्वेश्चन बनाना, रिसर्च बनाना का काम दिया गया। तो एक तो प्रभु चावला से इंटरेक्शन होना, प्लस उस शो के लिए जो उस समय वो सबसे पॉपुलर शो था हिंदी का, वीकली शो, जिससे मैं जुड़ा। साथ ही इलेक्शन, क्योंकि मैं 2003 में 2 या 3 में वहां गया था। 2004 का लोकसभा इलेक्शन अटल बिहारी वाजपेयी जिसमें हार गए थे चुनाव, वो चुनाव सीधे सीधे देखने का, सीखने का, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट मेरे लिए पहला मौका था। तो फिर से मैं लगभग 2.5 से 3 साल आज तक में मैंने वो चीज देखा जो पहले नहीं देखा था। और यदि आप अगली बात करेंगे अगले पड़ाव की, वो भी पड़ाव अपने आप में कहीं से भी कम नहीं है। कहते हैं ना, जीवन में आपके स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, हर व्यक्ति के जीवन में होता है, मेरे जीवन में भी ऐसे रहा। और हाँ, एक बात है कि हमेशा ड्रीमी रहा। तो ड्रीम में होता क्या है ना, बहुत सारे सपने देखते हैं आप, टूटते बहुत हैं, बनते कम ही सपने हैं। लेकिन होता यह है कि टूटने को आप भूल जाते हैं, अब भूलना चाहिए, जुड़ता है उसको आगे लेके बढ़ना चाहिए। जब मुझे याद है, अभी भी अर्नब गोस्वामी मुझे 2005 में चैनल शुरू करने वाले थे, अंग्रेजी चैनल, पहले एनडीटीवी में थे। तो मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए मैं गया, बुलाया गया मुझे। और जब मैं टाइम्स नाउ ज्वाइन किया उनके कोर टीम में, उन्होंने 3-4 बार मुझे बुलाया। मुझे याद है अभी भी कि मैं हिंदी चैनल से गया था, उनका अंग्रेजी चैनल था, और मैंने कहा कि देखिए अंत में तीसरे राउंड में कि यदि आप मुझे अंग्रेजी की वजह से रख रहे हैं कि न्यूज की वजह से, तो अर्नब ने कहा वीरेंद्र हमारा चैनल क्या होगा, सुनो, जज्बा हिंदी का, लैंग्वेज अंग्रेजी का। तुम जो प्रभु चावला से जिस अंदाज में क्वेश्चन करते हो, जो मुझे बताए हो, हमें वही शार्प चाहिए, पॉलिटिक्स फटाफट। मतलब टाइम्स नाउ ब्रेकिंग न्यूज चैनल होगा, जो अन्य चैनल था शांत सुशील नहीं, फटाफट फटाफट फटाफट, और न्यूज सेंस जिसमें हो। तो वहां पर जाके पहली बार मुझे याद है एक दृष्टांत, शिबू सोरेन को, केंद्रीय मंत्री थे, एक कांड में उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो जब इस्तीफा जिस दिन हुआ उनका, दिल्ली में थे, और अर्नब भी दिल्ली में थे, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर पहले बॉम्बे था, हम लोग मंडी हाउस में बैठते थे। तो हमको कहते हैं अर्नब, अरे बीरेन शिबू सोरेन के पास जाके तुम बाइट ले आओ। मैंने कहा मैं बाइट तो कभी लिया ही नहीं, रिपोर्टिंग तो किया ही नहीं, मैं क्या करूंगा। अरे क्या बात करते हो, तुम भी बिहारी, वो भी बिहारी, इतना पॉलिटिक्स जान तो जाओ, अरे जल्दी से वो कैमरा दो, भेजो इसको। और वो मेरे लिए दिन अभी भी याद है, मैं कई बार इस चीज को मतलब लोगों को बताता भी हूं कि अर्नब का विश्वास, क्यों इतना विश्वास था, तो ये करेगा। मैं गया, फिर एक आध आदमी से बात किया, तो भाई मैं तो शिबू सोरेन को जानता भी नहीं, लेकिन सहयोग होता है ना, जब आप आगे आप कूद जाते हो ना मैदान में, तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। यही सब कारण है कि मेरे कॉन्फिडेंस का, कि मैं कभी भी बहुत जल्दी नेगेटिव में आता नहीं। रेयरली आई कम इन द नेगेटिव फ्रेमवर्क, जनरली आई कीप माई सेल्फ
ऑल टाइम इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। हुआ क्या कि मैं पहुंच गया शिबू सोरेन जी के यहाँ, खूब भीड़ थी वहां पर। मैंने उनसे अपना सवाल पूछ लिया जो पूछना था। अब क्या हुआ कि मैं कर आके आ गया। मुझे अभी भी याद है कि जब आया अर्नब को बोला मैंने कि अर्नब मैंने कर लिया। कहाँ है दिखाओ। खुद अर्नब गोस्वामी, देखिए वो आदमी जो है ना बहुत जज्बे वाला है। टाइम्स नाउ को टाइम्स नाउ बनाने वाला आदमी मैं खुल के कह सकता हूं कि वो अर्नब है। मतलब एकदम बिल्कुल कोई कुछ नहीं, एकदम लग गए तो लग गए। हार्ड वर्किंग पर्सन, खुद से वो बाइट काटा, टाइम्स नाउ पर वो बाइट लगा। संयोग देखिए कि सिर्फ टाइम्स नाउ अकेला चैनल था जिसके पास शिबू सोरेन का बाइट था। उसके बाद शिबू सोरेन जहाज में था। बाकी चैनलों को दूसरे दिन मिला बाइट। तो ये चीज, अर्जेंसी, फटाफट, ब्रेकिंग न्यूज, एक जज्बा जो मेरे मन में था उसको और ज्यादा अर्नब के साथ जाने के बाद वो चीज हुआ। और वहां पर जाके फिर से उन्होंने अपने वीकली प्रोग्राम फ्रैंकली स्पीकिंग से हमें जोड़ा, चुनाव से जोड़ा, डे टू डे न्यूज से जोड़ा। लेकिन होता है ना कि आप एक जगह की एक सीमा होती है, वही फिर मेरे साथ हुआ। एक नए अपॉर्चुनिटी सामने दिख रहे थे, एक नया चैनल दिख रहा था, जो बड़े बड़े लोग सब मिलके एक चैनल था न्यूज एक्स, अंग्रेजी चैनल, जो बिल्कुल एक थॉट था कि इंडिया का बीबीसी चैनल होगा, क्राउडेड नहीं होगा, क्लटर्ड नहीं होगा। हम वहां चले गए। वहां पर मेरा लॉन्ग जर्नी रहा, लगभग 10 वर्ष का। लेकिन जितना मैंने सीखा था पहले, सबको मैंने वहां पर प्रयोग किया। संयोग से मेरा पोजीशन इस तरह का था, जो 2-4 लोगों में मैं भी एक था जो चैनल को ड्राइव कर रहे थे। और उन ड्राइवर्स की वजह से क्या हुआ कि मैंने इतने चीजों का प्रयोग किया टाइम्स नाउ में, और उसमें जो ओनर थे या सीईओ थे, उनका हमेशा मेरे प्रति एक कॉन्फिडेंस रहा कि ये कर रहा है तो कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि वहां पर मैंने 10 वर्ष में वो काम किया जो पहले 10 वर्ष में मैंने सीखा था। लेकिन संयोग से फिर टर्निंग पॉइंट आता है कि फिर से मैं टाइम्स नाउ वापस जाता। ओके। 2017 की एक कहानी है। और हमारे एडिटर इन चीफ मेरे मित्र हैं, राहुल शिवशंकर बन गए थे, वो भी न्यूज एक्स में, तो टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ बन के गए। अब उन्होंने मुझे इतना दबाव डाला कि आपको आना ही पड़ेगा, आपकी जरूरत है हमें। अब हमें भी चलो ठीक है, मैं आ गया। तो टाइम्स नाउ आने में एक नया इवॉल्व क्या हुआ, जो सीखने का लगन जो बच्चों में होना चाहिए, हम सब में होना चाहिए, कि दूसरे टर्म जब मैं टाइम्स नाउ में आया तो मेरे जहन में, या ईश्वर का आशीर्वाद कहिए, कि डिजिटल का एक नया इवोल्यूशन मेरे जहन में आया, जहां पर मैंने टाइम्स नाउ डिजिटल के लिए 2 शो शुरू किया। एक मुद्दे की बात और दूसरा न्यूज के चौधरी। न्यूज के चौधरी, मुद्दे की बात तो मेरा खुद का नाम दिया हुआ था, और मेरे साथ एक थे, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है, टाइम्स नाउ में थे। उन्होंने बोला अरे बीरेन जी, आप एडिटोरियल मीटिंग में, हम लोगों का होता है, हर जगह होता है। तो वो बॉम्बे में बैठते थे, राहुल तो बॉम्बे होते थे, मैं दिल्ली में होता था। तो ऑनलाइन टाइम्स नाउ के हेड थे वो, नितिन या ऐसे कुछ नाम था उनका भी। तो उन्होंने एक दिन हमसे कहते हैं, दिल्ली आए थे, बोला अरे बीरेन जी, आप जो मीटिंग में जिस अंदाज में बोलते हो ना, उसी तरह का अंदाज का एक हमको शो करना है डिजिटल के लिए। हम बोले भैया, मैं तो कैमरा पर कभी कोई शो किया ही नहीं, एंकरिंग किया ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं करना है पंडित जी, जैसे आप बोलते हैं वैसे ही बोलना, वही चाहिए मुझे, वही मेरा नेचुरल फ्लो है। मैं देख लिया हूं, मैं आपको 6 महीना से देख रहा हूं, मेरे मन में आइडिया था। मैंने कहा ठीक है, तो वही मिलके वहां पर, उस शो का नाम होगा मुद्दे की बात। याद है कि पहला दिन, पहला शो जब हुआ था, तो मैं अंदर से इतना सहमा हुआ था कि बिल्कुल मैं स्टैचू की तरह बात कर रहा था। अब वही लड़का जो ऑस्ट्रेलिया चला गया, बाद में 6 महीने बाद मुझे मैसेज करता है कि बीरेन जी, पहला देखो अब का देखो। सही बात है। और दूसरा जो न्यूज के चौधरी था, उसके लिए मैं, जिनका नाम मैंने लिया, राहुल शिवशंकर का, वो एडिटर इन चीफ थे, वो गए थे अमेरिका। तो अमेरिका से आए तो मुझे बोला उन्होंने कि बीरेन जी, मैंने एक शो सोचा है। क्या शो? तो शो का नाम होगा न्यूज के चौधरी। बोले माने? बोला आप न्यूज के चौधरी तो हो ही ना, न्यूज का चौधरी।
तो फिर एक हमारे और हैं मित्र जो अभी CNN में हैं, निजामुद्दीन भाई, उनको निजाम भाई कहते हैं, वैसे काजी निजामुद्दीन, वो प्रोडक्शन के बहुत बड़े हैं, जानकार व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों मिलकर करोगे तो का नहीं होगा, के होगा, न्यूज के चौधरी होगा। अभी भी मैं न्यूज के चौधरी करता हूँ। बिल्कुल। तो उनके साथ मैंने शुरू किया। दोनों डिजिटल शो मिला के कम से कम समझिए तकरीबन 1000 एपिसोड टाइम्स नाउ में रह के किया। और उसके बाद वहां पर आके मुझे डिजिटल को मैंने बहुत नजदीक से देखा कि होता क्या है। तो ये हमारी जर्नी है कुल टाइम्स नाउ तक का। और उसके बाद तो मैं, जैसा आप जानते हैं कि मैं खुद भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया हूं, न्यूज के चौधरी। और बच्चों से इंटरेक्शन आजकल ज्यादा होने लगा है, क्योंकि मेरा उसमें उद्देश्य ये है कि जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने पढ़ा, वो मेरा ड्यूटी है कि बच्चों को मैं बताऊं, जिससे नेक्स्ट जनरेशन जर्नलिस्ट को वो परेशानी ना हो, झेलना पड़े जो हमें झेलना पड़ा। चाहे जो अच्छाई मैंने सीखा वो अच्छाई को उनके साथ में साझा करूं। बहुत बढ़िया। और जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनको डिटेल्स दिखी होंगी हमारे स्क्रीन पे। डॉक्टर बीरेंद्र चौधरी से आप कहाँ मुलाकात कर सकते हैं, कैसे इनको अप्रोच कर सकते हैं, और इनके अंडर रह के आप अपनी जर्नलिज्म की जर्नी को और आगे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो इसी के साथ दूसरा एक सवाल मेरे जहन में आता है कि कितना आसान या कितना डिफिकल्ट है जर्नलिज्म? देखिए, आपने 2 शब्द यूज किया, एक आसान और एक कठिन। तो मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल आसान है, साथ ही मैं ये भी नहीं कहूंगा बहुत कठिन है। जरूरत है, जो मैं शुरू से 2 वर्ड यूज कर रहा हूं कि पत्रकार बनना है, अच्छी बात है, ड्रीम होना ही चाहिए। लेकिन एक अच्छे पत्रकार के लिए आपके पास डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है कि मुझे अच्छा पत्रकार बनना है। और अच्छा पत्रकार का क्या कैरेक्टर होता है, आप अपने सराउंडिंग समाज को जाने। तो मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा, एक अच्छे पत्रकार का मतलब क्या है, क्या क्वालिटीज होती है एक अच्छे पत्रकार की? देखिए, पत्रकारिता एक ऐसी विधा है जिसे देश और समाज में 4th पिलर कहा जाता है। 4th पिलर का मतलब है कि कोई भी देश एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव से चलता है, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद। चौथा जो है वो है पत्रकारिता। और इसमें एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करती है, लेजिस्लेटिव कानून बनाती है, और 2 जो बचा वो है वॉच डॉग। जुडिशियरी का काम क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है, लेजिस्लेटिव क्या कर रहा है, उसको देखना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं व्याख्या की जरूरत तो नहीं है, कहीं पर रिव्यू की आवश्यकता तो नहीं है। उसी प्रकार दूसरा जो है पत्रकारिता, उसका मुख्य काम ही है वॉचडॉग का, देखते रहना, सवाल खड़ा करना, सवाल रेज करना कि ये गड़बड़ है। देखिए, अच्छाई की चर्चा तो जो करेंगे करेंगे, लेकिन असली चर्चा तो वो होती है कि आप कहीं भी कुछ लूप होल्स देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ देख रहे हैं, उसको चेक करना असली काम पत्रकारिता का है और जुडिशियरी का है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि एक अच्छे पत्रकार के लिए सबसे बड़ा जो हुनर है वो है उनमें सवाल रखने का हुनर। सवाल करना सीखना चाहिए, क्योंकि सवाल करना यदि आप नहीं सीखेंगे तो सवाल के बिना तो सभ्यता ही अधूरी हो जाएगी। यदि आज सवाल नहीं होते तो आज हम न्यूक्लियर एज में नहीं पहुंचते, आइंस्टीन नहीं होते, गैलीलियो नहीं होते, है ना, बड़े बड़े फिलोसोफर नहीं होते, आइडिया ऑफ सोशलिज्म नहीं होता, आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म नहीं होता, है ना। एडम स्मिथ से आप देखेंगे यदि कैपिटलिज्म का इतिहास, तो एडम स्मिथ से शुरू होता है, और उसके बाद मार्शल आता है, क्वेश्चन करता है, रॉबिन्स आता है, क्वेश्चन करता है, और उस क्वेश्चन से होता यह है कि जो पहले का जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस किया जाता है।
तो इसलिए एक पत्रकार में सवाल रखने का हुनर जरूर होना चाहिए, निर्भीक तरीके से। दूसरा, आप यदि समाज को सवाल कर रहे हैं सरकार को, तो आपको सवाल जानना चाहिए कि सवाल है क्या, यानी समाज है क्या, सरकार है क्या, संविधान है क्या। अर्थात सवाल तो करेंगे, लेकिन सवाल तभी करेंगे जब आपकी जानकारी होगी, और जानकारी नहीं होगी तो सवाल ही नहीं होगा। तो इसलिए जानकारी होना, सवाल उठाना, साथ में सजग रहना। सजग रहने का अर्थ ये होता है कि आप एक दिन सवाल कर दिए, काम खत्म नहीं होता। क्योंकि पत्रकारिता में आज के युग में 24 आवर्स चैनल है, 24 आवर्स ऑनलाइन न्यूज है। आप एक दिन टॉप परफॉर्मर होंगे, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सारे दिन होंगे। आपको हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ डिलीवर करना पड़ेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आप में क्वेश्चन रेज करने का हुनर होना चाहिए, आप में नॉलेज होना चाहिए। और यदि आपके पास ये सब है तो यकीन मानिए कोई भी बच्चा को कोई दबा नहीं सकता है। बस प्लेटफॉर्म मिला, वो बच्चा ऊपर उठेगा, क्योंकि अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, एक बात और मैं कहूंगा कि आप हमेशा अपने को अपडेट करते रहिए। आप हिंदी जर्नलिज्म के छात्र हैं, अंग्रेजी जर्नलिज्म के छात्र हैं, अखबार जरूर पढ़िए, एडिटोरियल जरूर पढ़िए, किताब जरूर पढ़िए, क्योंकि आपके लिखावट में, आपकी भाषा में शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और वो शब्द जो है वो आपको आता है पढ़ने से, समझने से और लिखने से। इसलिए मैं समझता हूं ये सारी चीजें एक जर्नलिज्म के छात्र में होनी चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि यदि वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से एक सफल पत्रकार जरूर बनेंगे। जैसे कि आपने अभी हमें क्वालिटीज बताई जर्नलिस्ट के, मैं मानती हूँ कि आपने जो भी क्वालिटीज कही, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपको सुन रहे होंगे, लोग होंगे जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं। पर मीडिया से कुछ वर्षों में विश्वास जो है वो काफी उठ चुका है, क्योंकि काफी ऐसा माना जाता है कि मैनिपुलेटिव हो चुकी है मीडिया। क्या इसमें कोई सच्चाई है? एक मैं उदाहरण दूंगा आपको, और जेएनयू जाना पड़ेगा पीछे मुझे। योगेंद्र अलग, प्रोफेसर योगेंद्र अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और मुझे लगता है वो इतने बड़े विद्वान थे रूरल इकोनॉमी के कि संपूर्ण भारत, मेरा गांव भी उनको पता था। तो जब मैं पत्रकारिता में आया तो उनका इंटरव्यू किया था, संयोग से वो चल बसे, और शायद उनके जाने से 1 साल पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया। जो आज भी जब मैं देखता हूं तो मुझे उन्होंने फोन करके बोला कि एक सवाल बेलाम गांव से जरूर रखना, क्योंकि तुम बेलाम गांव से जेएनयू आए थे। बड़े सतही आदमी थे। तो उनसे एक बार मैंने पूछा था, बल्कि उनका इंटरव्यू था तो देखा, तो मैंने कहा कि सर, सब कहते हैं कि जेएनयू की बड़ी गिरावट हो गई, आपको कैसा लगता है? तो बोला उन्होंने, देखो जो जिस जमाने में होता है ना, वो जमाना जब आगे बढ़ता है तो उसे लगता है अरे ये तो बहुत नीचे आ गया, अरे आजकल के स्टूडेंट क्या है, अरे आजकल के टीचर क्या है। लेकिन सच ये नहीं है। अब मैं आता हूं मीडिया पर। मीडिया कंप्रोमाइज के बारे में बहुत सवाल है। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, कुछ कहते हैं ये गोदी मीडिया है, कुछ कहते हैं ये मोदी मीडिया है। लेकिन मेरा जहां तक तजुर्बा है, देखिए, जो मैंने कहा कि सवाल होने चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का मूल मंत्र ही यही है कि हमें सिस्टम से सवाल करना है। सिस्टम से सवाल क्यों करना है? कि उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ यह है कि समाज का भला। लेकिन ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा कि सारे के सारे पत्रकार जो है वैसे हो सकते हैं। जैसे जेएनयू में कुछ लोग की वजह से जेएनयू बदनाम हुआ, हो सकता है पत्रकारिता में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ करते होंगे जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन आप यदि एक ही झाड़ू में सबको बुहार देंगे, वो उस बात से मैं सहमत नहीं हूं। जहां तक सवाल है प्रभावित होने का, कि पत्रकारिता को राजनीति ने हमेशा प्रभावित किया है। चूंकि मैं पीएचडी जब कर रहा था तो हिंदी जर्नलिज्म के बारे में, अंग्रेजी जर्नलिज्म के बारे में मैंने पढ़ाई किया था। तो मैंने उसमें देखा क्या,
शुक्ल जी का नाम लिया इन्होंने, उदंत मार्तंड, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन सबको मैंने पढ़ा था। और बंगाल गजट की चर्चा की इन्होंने, वो भी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो भी मैं पढ़ा था। उस समय के जो पत्रकार थे आजादी से पहले के, कितने पत्रकारों को अंग्रेजों ने सताया, दबाया, जेल भेज दिया। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग तो अपना प्राण की आहुति दे दिए। तो कहने का मतलब है कि उस समय भी ऐसे पत्रकार थे जो ये करते थे, लेकिन उस साथ ही उस समय भी ऐसे पत्रकार थे, खास करके कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई में जितना योगदान भाषाई पत्रकारों का है स्वतंत्रता आंदोलन में, अंग्रेजी का नहीं है। अब अंग्रेजी का नहीं है माने, लोग कहते थे क्या कि अंग्रेजी अखबार वाले अंग्रेज से मिले रहते हैं, तो अंग्रेजी अब उसको किस मीडिया में आप रखेंगे। आजादी के बाद क्या हुआ, कहते हैं कि मुझे याद है, लेखक का नाम भूल गया मैं उनका, वो बोले क्या कि हिंदी पत्रकारिता, चाहे देसी पत्रकारिता जो है, भाषाई पत्रकारिता, उड़िया, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, हिंदी, सब, कि ये हमेशा विपक्ष में ही रह गया। क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कहा कि यदि इमरजेंसी को दौर को देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रताड़ना हिंदी अखबारों के पत्रकारों के साथ हुआ। यह सच है कि रामनाथ गोयनका जी को भी जेल में डाल दिया गया इमरजेंसी के दौर में, इंदिरा गांधी ने उनको जेल में डाल दिया, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे पत्रकार थे जो सरकार के साथ थे। और वो हमेशा आप देखेंगे कि सरकार और पत्रकार में घनिष्ठ रिश्ता इसलिए होता है, लव एंड हेट रिलेशन है। अच्छे सवाल पूछेंगे, बड़े खुश होंगे आपसे, तीखे सवाल पूछेंगे आप तो आपसे बड़े तिलमिला जाएंगे। और यहीं पर सवाल होता है गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। ये पहली बार नहीं है। क्या कांग्रेस के जमाने में ऐसा नहीं होता था क्या? हमें तो याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े मंत्री थे, यदि एक लाइन आप खबर चला देते तो उनका फोन आता सीधे, ये आप क्या चला रहे हैं? सर खबर है, नहीं नहीं ऐसे कैसे चला सकते हैं आप? तो ये कहना कि बिल्कुल क्लीन है, प्रभावित नहीं है, इस बात से मैं सहमत हूं कि है, लेकिन सब के सब प्रभावित हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। नहीं तो आज भी आप देखेंगे एक से एक स्टोरी सामने आता है और सरकार को उस पर डिफेंड करना पड़ता है या बचाव करना पड़ता है। तो इसलिए इस सवाल को मैं इस तरह से रखूंगा कि प्रभावित करता है, लेकिन पूरी तरह से कहेंगे प्रभावित करता है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। आपने जेएनयू की चर्चा की और हमने अभी पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट भी सुना, मीडिया पे हमेशा रहा है, और जैसे कि आपने बताया लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है और रहेगा भी हमेशा, क्योंकि काफ़ी एक दूसरे के ऊपर नज़र रखी जाती है ताकि समाज का भला भी हो। जेएनयू से रिलेटेड मेरा आपसे एक सवाल है, पिछले कुछ सालों में जेएनयू की जो इमेज रही है, अगर आप देखेंगे 2019 का एक वाकया रहा है जिसमें जेएनयू के स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी जद्दोजहद की है और सरकार इसमें शामिल थी। उसके बाद से माँ बाप भी बहुत एप्रीहेंसिव हो गए अपने बच्चों को जेएनयू जैसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए। आपका क्या कहना है जेएनयू की इस खत्म होती प्रतिभा के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो माँ बाप का आप बोले हैं, तो मैं तो इस पर सबसे पहले तो मैं अपना ही उदाहरण दूंगा कि मेरी बेटी जेएनयू के ग्रेजुएशन की दिल्ली विश्वविद्यालय से हिस्ट्री ऑनर्स किया और उसका वो एंशिएंट हिस्ट्री में एमए में मैंने उसको एंट्रेंस दिलाया था और पास भी कर गई, बल्कि देश में उसका 7वां रैंक था। तो अपनी माँ के कहने पर उसने ऐसा किया, परीक्षा तो दे दिया, पास तो कर लिया, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई, वो बोलती है कि हम एडमिशन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसका उत्तर है आपका प्रश्न, वाजिब है, क्योंकि जेएनयू में संपूर्ण भारत से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, आते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन उस घटना के बाद 2019 में आज़ादी आज़ादी एक ऐसा स्लोगन आ गया, जेएनयू से निकला, कि लगा कि जेएनयू में क्या हो गया है। और उसके बाद लोगों में ऐसा परसेप्शन बना, नैरेटिव तैयार हुआ कि जेएनयू जो है एंटी नेशनल का सेंटर है। और इसका व्यक्तिगत रूप से मैं अपना तजुर्बा दूंगा कि इस नैरेटिव के वजह से मेरी स्वयं की बेटी, अपनी बेटी हिस्ट्री
एमए का एंट्रेंस पास की, 7वां रैंक लाई, लेकिन सिर्फ इस नैरेटिव की वजह से उसने कहा कि मैं जेएनयू में एडमिशन नहीं लूंगी। और मेरी पत्नी की बहुत इच्छा थी कि बेटी जेएनयू से, क्योंकि मैं भी जेएनयू से पढ़ा हूं, तो बेटी भी मेरी जेएनयू से पढ़े और आगे की पढ़ाई के लिए बढ़े, जहां जाना चाहे। तो इसका खामियाजा तो मुझे व्यक्तिगत स्तर पर ही झेलना पड़ा। अब सवाल है कि जेएनयू के गिरावट के बारे में देखिए, एक चीज मैं कहूंगा, एक छोटा सा उदाहरण है। परिवार में क्या सभी सदस्य एक सोच के होते हैं? नहीं। सोच अलग होगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप मताधिकार का प्रयोग करते हैं, मैं किसी और को वोट देता हूं, मेरी पत्नी किसी और को वोट देती है, मेरे घर के लोग किसी और को वोट देते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कहूं कि यहां पर बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये रही जेएनयू में, जो कुछ लोग थे जिन्होंने एक एजेंडे के तहत जेएनयू को बदनाम किया, क्योंकि जेएनयू आज भी अकेला यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान का जहां से सबसे ज्यादा सिविल सर्विस क्वालिफाई करते हैं। जेएनयू अकेला यूनिवर्सिटी है भारत का जहां से सबसे ज्यादा अक्रॉस द कंट्री आपके प्रोफेसर बनते हैं। जेएनयू अकेला ऐसा यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान का जहां से सबसे ज्यादा एनजीओ सेक्टर में लोग काम करते हैं। जेएनयू ऐसा यूनिवर्सिटी है कि आज भी यदि आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के सरकार में तो एक नहीं कई केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे निर्मला सीतारमन हो, चाहे डॉक्टर जयशंकर हो, ये दोनों मेरे स्कूल के हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के। यदि जेएनयू इतना ही खराब होता, आईएएस आईपीएस आईएफएस भरे हुए हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे क्लासमेट हैं, एम्बेसडर हैं, नाम नहीं लूंगा, अब वो सरकार के बड़े प्रिय अधिकारी हैं, बहुतों ऐसे अधिकारी हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जेएनयू में खास करके कोई गिरावट नहीं आई है, आज भी जेएनयू बहुतों से बेहतर है। देखिए ना, अभी का उदाहरण देता हूं, इंडिया का अकेला जेएनयू है जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में सोशल साइंस में। इतना खराब होता तो नीचे चला गया होता, नहीं गया। हाँ, कुछ लोग हैं जो एजेंडा को लेके, अपने एजेंडा को सर्व करने के लिए वो यहां पर आते हैं और जेएनयू को बदनाम करके चले जाते हैं। हाँ, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि वो लोग जो एजेंडा लेके आते हैं जेएनयू को बढ़ाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है, जेएनयू को भी और हमारे समाज को भी। क्योंकि जेएनयू का अल्टरनेटिव आज भी आपके हिंदुस्तान में कोई एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए मुझे जो होगा, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इसलिए जेएनयू को बनाए रखना सिर्फ जेएनयू के छात्रों की ही जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है, देश और सरकार की भी जरूरत है कि आपको चाहिए ऐसा यूनिवर्सिटी जो आपको सर्व कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा जेएनयू में वो स्थिति नहीं है जिसको लेकर आप कहें या कोई कहे कि जेएनयू बिल्कुल रसातल में मिल गया। मैं इस बात से सहमत नहीं। इसी से मेरा एक और सवाल है, आपने शुरू में बताया था कि आपने जब जेएनयू में पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो वहां पे बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह पॉलिटिक्स नहीं होती, वहां पे जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है उसमें इंडिविजुअल जो भाषण देता है वही जीतता है, मतलब वो क्रेडिट आपका अपना है। क्या यही एक रीजन है, यही एक फ्रीडम जो वहां पे है बच्चों को, वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की गई बच्चों के तहत, जिसकी वजह से इमेज चैटर हुई? आई थिंक सो। और आपको क्या लगता है कि उस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके जो बच्चों ने किया, जिसकी वजह से एंटी सोशल नारे लगे कि एंटी इंडियंस हैं, तो इस पे कोई रोक होनी चाहिए या कुछ सिस्टम बदलना चाहिए? जेएनयू में जो पॉलिटिकल सिस्टम एक इजाद किया गया, जब 70 के दशक में जेएनयू को बनाया गया था तो एक मॉडल सोच के बनाया गया था। मॉडल ये था कि जेएनयू की जब स्थापना हुई तो इतने सारे स्कूल्स, मतलब डिपार्टमेंट नहीं थे। वहां पर यह हुआ कि हम इंटरनेशनल स्टडीज बनाते हैं, एक डिपार्टमेंट या स्कूल जहां पर दुनिया के विभिन्न देशों की पढ़ाई होगी, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगा, सरकार को हमें विदेशी भाषा की जरूरत पड़ेगी। वहां पर स्कूल ऑफ लैंग्वेज है जिसमें फ्रेंच भी पढ़ाया जाता है, जर्मन भी पढ़ाया जाता है, स्पेनिश पढ़ाया जाता है, लैटिन पढ़ाया जाता है,
फारसी पढ़ाया जाता है, चाइनीज पढ़ाया जाता है। इतने जो आपके देश में चाइनीज बोलने वाले लिखने वाले लोग हैं। जो हमारी एक जेएनयू की है महिला है, नाम भूल रहा हूं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई बार जाती रहती हैं, वो ट्रांसलेटर हैं। वो कहाँ की हैं? जेएनयू की पढ़ी लिखी हैं। ऐसे कई लोग हैं। तो जेएनयू का कॉन्सेप्ट ये था कि आपको जेएनयू देश को एक रेडीमेड एक सिस्टम देगा जो आपको हेल्प करेगा। विदेशी भाषा को जानना, विदेशी राजनीति को। जेएनयू में देखिए, मेरे स्कूल में डिपार्टमेंट का नाम क्या है? यूरोपियन स्टडीज, अमेरिकन स्टडीज, लैटिन अमेरिकन स्टडीज, साउथ एशियन स्टडीज, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, चाइनीज स्टडीज, जापानीज स्टडीज, कोरियन स्टडीज। क्यों? क्योंकि आपको इन देशों के साथ चाहे व्यापारिक संबंध हो, चाहे राजनीतिक संबंध हो, चाहे डिप्लोमेटिक संबंध हो, उनकी भाषा में तो बात करेंगे, बिल्कुल। उनकी राजनीति तो समझेंगे। कौन यूनिवर्सिटी आपको ये सब करने वाला था? कोई नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं जो एक जगह रह के आपको फ्रेंच में ग्रेजुएशन करा रहा है, एमए करा रहा है, एमफिल करा रहा है, और 4 साल में आपका हिंदुस्तानी बच्चा फ्रेंच बोल रहा है। मेरा दोस्त है, मेरा जूनियर है, पेरिस में है, वो जेएनयू से ग्रेजुएशन किया फ्रेंच में, एमए किया फ्रेंच में, वो पीएचडी करने गया वहां पे, वहीं पे है वो। जैसे जयशंकर जी हैं हमारे विदेश मंत्री, वो चाइना के एक्सपर्ट हैं। निर्मला सीतारमण जी, वो भी सब हमारे जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में थी। तो कहने का मतलब है कि वहां पर राजनीति करने का अर्थ यह था कि राजनीति भी सिखाना था। प्रेसिडेंशियल डिबेट का मतलब क्या है? कि आप में बोलने की क्षमता हो। वो पूरा अमेरिकन मॉडल है। अमेरिका के चुनाव में प्रेसिडेंशियल डिबेट का एक बहुत मान्य है। अभी आपने देखा होगा कि बाइडेन फिसल गए। बाइडेन को क्यों हटना पड़ा? बाइडेन को प्रेसिडेंशियल रेस से क्यों ड्रॉप आउट करना पड़ा? क्योंकि पहले ही प्रेसिडेंशियल डिबेट में वो ट्रंप से हार गए। कमला हैरिस को क्यों बनाया गया? देखिए, राजनीति हो या जहां भी हो, आप में जिस चीज की जरूरत है, बोलने की क्षमता होनी चाहिए। वहां पर एक तरह से बच्चा सीखता है हम कैसे भाषण दें, विषयों की जानकारी कैसे हो, इस पर हम भाषण दें, क्वेश्चन कैसे पूछें, क्वेश्चन का जवाब कैसे दें। लेकिन उसका देखिए होता क्या है कि दुरुपयोग करने वाला दुरुपयोग करेगा, लेकिन क्या सदुपयोग करने वाले को, दुरुपयोग करने वाले थोड़े से लोगों की वजह से क्या उस सिस्टम को आप छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो इसलिए सवाल यह है कि उस सिस्टम को आप पुख्ता रखिए। फ्रीडम को, लिबर्टी को आप कर्टेल नहीं कर सकते। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी जहां पर हर्ट होगा तो वहां पर तो आपको एकदम मजबूती के साथ उसको टैकल करना है। देश के साथ द्रोह स्वीकार नहीं होगा। लेकिन उसके अलावे बच्चे सीखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो फिर सीखेंगे कहां? आपको रेडीमेड तो नहीं मिलेगा, कहीं से आप खरीद ले आएंगे तो नहीं लाएंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जेएनयू को जिस तरह से है उसमें मैं समझता नहीं हूं कि आप उसमें एकदम बदल दें उसको। वो तो है ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया है ही, फिर जेएनयू इतना ऊपर क्यों है? नंबर 1 यूनिवर्सिटी जेएनयू क्यों है? इतना ही खराब होता तो जेएनयू चला गया रहता नीचे। इतना ही खराब रहता, जो मैंने पहले कहा, पत्रकारिता में ही देखेंगे आप, जेएनयू अकेला यूनिवर्सिटी है जहां के बच्चे को मतलब किसी भी अखबार में, मैं खुद ही, मैंने मीडिया का कोर्स नहीं किया कभी, लेकिन मुझे बीबीसी जैसे चैनलों में काम करने का मौका मिला। ये जेएनयू का क्रेडिट है। आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। एक तो मैं जानना भी चाहती हूँ कि ये मीडिया ट्रायल्स क्या होते हैं। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है मीडिया ट्रायल्स। और जहां तक जेएनयू की बात है या किसी भी इमेज की बात है, कोई एक पर्टिकुलर न्यूज को लेके मीडिया ट्रायल्स चलते ही रहते हैं। अगर आप देखिए, हर मीडिया में वही न्यूज चल रही है और उस पर ट्रायल हो रहा है। तो एक तो मीडिया ट्रायल्स क्या होते हैं, कितने जरूरी हैं, क्या जरूरी नहीं है, इस पे थोड़ा सा आप। देखिए, मीडिया ट्रायल का अर्थ यह है कि ट्रायल कोर्ट में होना चाहिए, सुनवाई कोर्ट में होनी चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया कोर्ट में होनी चाहिए, जहां पर लॉयर हैं सभी पक्ष के, जज भी बैठे हैं जो जजमेंट देंगे। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए सैद्धांतिक तौर पे। लेकिन एक बात समझना यह है आपको यहां पे कि कभी कभी मीडिया ट्रायल एक लिमिट में नहीं होगा
तो समाज को पता नहीं चलेगा, सरकार को पता नहीं चलेगा। उदाहरण, कॉमनवेल्थ गेम्स में हजारों करोड़ का घपला हुआ। यदि आज मीडिया ने उसको उस प्रकार नहीं उठाया रहता मीडिया ट्रायल की तरह, तो क्या सरकार सुनती? फार्मर्स एजिटेशन, यदि मीडिया उस तरह से नहीं करती, चाहे पक्ष में करे चाहे विपक्ष में करे, तो सरकार वापस लेती। ऐसे कई उदाहरण हैं देश में कि यदि मीडिया, देखिए मीडिया पर आरोप क्या लगता है कि मीडिया अपना काम तो कर लेती है, बाद में स्टोरी को भूल जाती है, यह भी आरोप लगता है। लोग चाहते ही क्या है, मीडिया को बुलाओ, मीडिया को बुलाओ, भले वो गोदी मीडिया हो, मोदी मीडिया, ये भी कहेंगे। मीडिया चाहिए जरूर, नेता को भी चाहिए और जनता को भी चाहिए और अभिनेता को भी चाहिए, लेकिन बदनाम करने के लिए क्या होता है, मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल मैं मानता हूं कि किसी चीज को लेके अब जरूरत से ज्यादा आप जब कर देते हैं तो एक तरह से वो थोड़ा ओवरडोज हो जाता है, और ओवरडोज होने की वजह से लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि मीडिया ट्रायल एक लिमिट में होना ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होने पर क्या होता है, एक तो लोगों में इरिटेशन होता है, प्लस जो लोगों की प्राइवेसी है उसमें भी इंफ्रिंजमेंट होता है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राइवेसी में कभी भी हमें दखलंदाजी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक प्राइवेसी है। तो सर बताएं, जर्नलिज्म एज अ करियर चूज किया हो और क्या क्या चैलेंजेस एक जर्नलिस्ट को फेस करने पड़ते होंगे आगे जाके? अगर कोई इसको करियर बनाता है अपना जर्नलिज्म को, तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यह है, कोई भी करियर यदि आप चुनते हैं, सब में चैलेंज है। यदि आप एक आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको तो पहले सिविल सर्विस क्वालिफाई करने में ही 3 वर्ष लगेगा। लकीली जो बच्चे होते हैं पहले अटेम्प्ट में कर जाते हैं, 3-3, 4-4 साल तैयारी करना पड़ता है। तो उसी प्रकार आईआईटी भी आप करते हैं तो उसमें भी आपको कई साल, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि देखिए, भारत में है क्या कि आबादी ज्यादा है, संख्या ज्यादा है और अपॉर्चुनिटी कम है, और ये मार्केट का जो थ्योरी है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। तो डिमांड एंड सप्लाई का थ्योरी ये कहता है कि आप दोनों में तारतम्य बिठा के एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जो फिक्स करता है कि इतने आदमी चाहिए और इतने आदमी है, लेकिन मार्केट में ऐसा होता नहीं है। चैलेंज वहां आता है। आज क्या हो गया मीडिया में कि जितना भी देखेंगे आप, पूरे देश में तकरीबन सारे यूनिवर्सिटीज ने मीडिया कोर्स शुरू कर दिया। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतने ज्यादा आ गए हैं संख्या में, पूछिए मत। उनका ओरिएंटेशन बिजनेस है। लेकिन एक तरफ जो इंपॉर्टेंट है, आप बच्चे तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी कहां मिले? बहुत बढ़िया सवाल है। नौकरी कहां मिले का मतलब यह है कि चैनल की संख्या उस हिसाब से तो नहीं बढ़ रही, अखबारों की संख्या तो नहीं बढ़ रही, और बच्चों की समस्या क्या है, जो जर्नलिज्म का कोर्स करने आता है, पहले दिन ही वो आके सोच लेता है कि अब तो मैं एंकर बन गया, अब तो मैं टाइम्स नाउ पर सीधे सीधे रात के 9 बजे लॉन्च करूंगा, बन जाऊंगा एंकर। बच्चों की परेशानी ये है, वो सीधे ये नहीं सोचते कि एंकर नहीं, और भी बहुत काम है। ग्राफिक्स बनाना भी बहुत बड़ा काम है, एडिट करना भी बहुत बड़ा काम है, कैमरा चलाना भी बहुत बड़ा काम है, पीसीआर का काम करना भी बहुत बड़ा काम है, एमसीआर का भी काम बहुत बड़ा काम है। कहने का मतलब है कि मीडिया के बारे में बच्चों में एक ग्लैमर कहिए, ऑब्सेशन कहिए, वो समझते हैं कि सिर्फ एक चीज है जो एंकर बनेंगे। सर, हर कोई जर्नलिस्ट बन सकता है क्या, मतलब, और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या एजुकेशन होती है या डिग्रीज लेनी होती है एक जर्नलिस्ट बनने के लिए? देखिए, लोकतंत्र में जहां पर डेमोक्रेसी है, हर आदमी को स्वतंत्रता है, आजादी है सवाल रखने का। तो उस सेंस में तो हर आदमी पत्रकार है, कुछ न कुछ आपके विचार हैं, कुछ न कुछ आपके थॉट्स हैं, तो निश्चित रूप से उसे आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार है। खास करके जब से ये मोबाइल जर्नलिज्म शुरू हुआ है ना, ये मोबाइल जर्नलिज्म ऐसा जर्नलिज्म बन गया है कि हर नागरिक को अधिकार है, वीडियो बनाओ, अपलोड करो और लगा दो, और यदि वो वायरल हो गया तो किसी भी चैनल से ज्यादा पावर उस वायरल वीडियो में होता है, और कोई भी सरकार उस पर
इग्नोर नहीं कर सकती। ये तो रहा कि हर आदमी आजकल जिसके पास मोबाइल है वो एडिटर इन चीफ है अपने चैनल का। यूट्यूब चैनल खोलिए, आपका चैनल है। अब रही बात कि आप एक सैद्धांतिक रूप में पत्रकार कैसे बने, उसके लिए किसी भी छात्र को ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद देश में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने पत्रकारिता का ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किया है और उसके लिए वो एक कॉमन एंट्रेंस लेते हैं। ये तो यूनिवर्सिटी की बात हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें भी आजकल मीडिया का कोर्स है, क्योंकि इतना पॉपुलर हो गया है ये कोर्स कि हर आदमी टीवी जर्नलिस्ट बनना चाहता है, प्रिंट जर्नलिस्ट कम बनना चाहता है, लेकिन टीवी जर्नलिस्ट उसमें भी एंकर रिपोर्टर सब बनना चाहता है। तो ये तो यूनिवर्सिटी लेवल की बात हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि तकरीबन हर शहर में एक ना एक मीडिया इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट की कमी नहीं है, यूनिवर्सिटीज की कमी नहीं है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। अब एक यहां पर मार्के की बात है जो बच्चों को समझना चाहिए, बच्चे के पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आपका बच्चा किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, किस कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, और उसमें यह देखना है असली बात कि जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कॉलेज में बच्चा एडमिशन ले रहा है उसमें देखिए कि इंटर्नशिप वो इंस्टीट्यूट कराता है नहीं कराता है। बिना सोचे समझे बच्चे जहां मिला बड़े बड़े बोर्ड देखे एडमिशन ले लिया, और जब एक बार आप पैसा लगा दिए तो आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है इंटर्नशिप कराने से, प्लेसमेंट कराना तो दूर की बात है। जब आप अगर फंस गए तब क्या करेंगे? इसलिए बच्चों को मैं सतर्क करूंगा कि कॉलेज का चुनाव, इंस्टीट्यूट का चुनाव बहुत ही ध्यान से करें, और उसमें यह दो चीज ध्यान रखना है कि वो इंटर्नशिप कराता है कि नहीं कराता है, प्लेसमेंट कराता है कि, प्लेसमेंट माने नौकरी, भले कुछ पैसा ज्यादा लगे, लगाइए, साल 2 साल 3 साल का डिग्री लीजिए, लेकिन आखिर में आपको भी चिंता नहीं रहेगी और बच्चों के माता पिता को भी चिंता नहीं रहे होगी कि चलो कम से कम इतना हम पैसा लगा रहे हैं, ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसके बाद इसको नौकरी तो मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आज भी ये चीज होता है। जैसे देखिए मैं बताऊं आपके दिल्ली शहर में हम लोग बात करते हैं, MCRC है, जामिया यूनिवर्सिटी का, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। जामिया यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, उसमें एक से एक पत्रकार, जितने भी पत्रकार देख रहे हैं बहुत सारे आपको वहां से पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उसका रेपुटेशन इतना बढ़िया है कि वहां के बच्चे जो एडमिशन पा जाते हैं, ये मान के चलिए आप 95% की वो नौकरी पाएगा, मान के चलिए कि वो इंटर्नशिप पाएगा, क्योंकि ब्रांड वैल्यू है। उसके बाद IIMC, वो भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का है, भारत सरकार का, अब उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया है, वहां भी तकरीबन लगभग यही हाल है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए मद्रास का एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का नाम लेना चाहूंगा मैं अंग्रेजी मीडिया के लिए, बहुत ही बढ़िया है। अब होता यह है कि जैसे मेरा अपना तजुर्बा है, जितने चैनल में रहा हूं, अंग्रेजी चैनल में जो हम नए बच्चे को लेते हैं उसके लिए हम प्रेफर करते हैं उस इंस्टीट्यूट में जाना, चाहे बॉम्बे का कोई रेप्यूटेड कॉलेज है, चाहे बैंगलोर का रेप्यूटेड कॉलेज है, चाहे चेन्नई का, जैसे मैंने बताया बहुत सारे बच्चे मिलेंगे इंग्लिश मीडिया में जो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के पढ़े हैं, MCRC जामिया के पढ़े हैं, IIMC दिल्ली के पढ़े हैं। तो कहने का मतलब है कि बच्चे एडमिशन जरूर लें, लेकिन उसमें देखें कि वो इंस्टीट्यूट कितना बड़ा ब्रांड है। ब्रांड का मान है कि मार्केट में उसका रेपुटेशन क्या है। नंबर 2, इंटर्नशिप कराता है कि नहीं कराता है। नंबर 3 एंड सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट। तो मैं बच्चों से यही कहूंगा, ये 3 चीज ध्यान रखें जब भी अपना करियर जर्नलिज्म में करना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जर्नलिज्म में लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर लगता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चैनल्स होते हैं, दोनों के अपने अपने ही सुनने वाले जो है वो ऑडियंस होती है। तो
लैंग्वेज क्या बैरियर है एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना? लाइक अगर जिन इंस्टीट्यूट्स की आपने बात की, क्या उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाए जाते हैं? देखिए, अब जैसे आईएमसी है, हिंदी अंग्रेजी दोनों है। एमसीआरसी में भी मुझे लगता है ऐसा होगा, मैं कंफर्म नहीं हूं। मद्रास का जो मैंने मेंशन किया वहां पर तो अंग्रेजी मीडियम का है, और भी कई जगह हैं। ये तो मैं 2-3 नाम ले रहा हूं आपको, इसका मतलब ये नहीं यही भर है, और भी कई सारे हैं, लेकिन बच्चे को रिसर्च करना चाहिए। एज फार एज लैंग्वेज इज कंसर्न, देखिए यदि आप हिंदी पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हैं, चाहे जहां से करें, चाहे आईएमसी से करें, चाहे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी पत्रकारिता के जो क्षेत्र हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अंग्रेजी वाले का लिमिटेड है, लेकिन उसमें भी अंग्रेजी वाले में क्या होता है कि टीवी भी है, अंग्रेजी अखबार भी है। सिमिलरली हिंदी में भी हिंदी अखबार भी है, टीवी भी है, दोनों के अलग अलग पढ़ाई होते हैं। तो यदि मान लीजिए आपने हिंदी जर्नलिज्म में किया तो आप हिंदी में जाएंगे, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अंग्रेजी में किया तो अंग्रेजी में जाएंगे, अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, लेकिन है। लेकिन मैं एक चीज यहां भी बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि यदि बच्चे बाइलिंगुअल हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा जानते हैं, इसलिए कि आपने जैसा सवाल रखा कि हिंदी अंग्रेजी चैनल दोनों होता है। आजकल सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखेंगे आप, उनके हिंदी चैनल भी है, अंग्रेजी चैनल भी है। तो यदि आप बाइलिंगुअल हैं तो बिल्कुल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं कि एक बच्चा दोनों काम करेगा, यानी 2 रखेगा, प्रैक्टिकली 2 सैलरी लगेगा, 1 रखेगा, सैलरी 1 लगेगा, काम दोनों होगा। तो यदि आप दोनों भाषा में वर्किंग नॉलेज है आपके पास, तो वो सोने पे सुहागा है। बहुत बढ़िया। जैसे कि हम पूरे पॉडकास्ट में सुन रहे हैं, जर्नलिज्म की बहुत बारीक बारीक डिटेल्स आपने डॉक्टर बीरेंद्र जी से जानी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो बच्चा आपको सुन रहा है, जो लोग आपको सुन रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं, उनकी आप कैसे मदद कर सकते हैं? अगर वो आपसे मदद चाहे तो किस हिसाब की, किस प्रकार की आप उनकी मदद कर पाएंगे? देखिए, बच्चे यदि हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं डिजिटल मीडियम के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सब पे उपलब्ध हूं। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर बीरेंद्र चौधरी, और डॉक्टर बीरेंद्र चौधरी यूट्यूब चैनल पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, और उसको मैं देख के आपको जवाब दूंगा। दूसरी बात, डॉक्टर बीरेंद्र चौधरी मेरा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम भी है, और ट्विटर पे @BK चौधरी हूं मैं। तो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सब पे मैं उपलब्ध हूं। जिस प्लेटफॉर्म पे बच्चों को सुविधा हो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और उनको जितनी भी परेशानी होगी उसको दूर करने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना, डिटेल्स आपको सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इनका यूट्यूब चैनल और इनकी बाकी डिटेल्स। आपको जो भी हेल्प चाहिए, अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आपको लगता है कि आपको सही इंफॉर्मेशन चाहिए जर्नलिज्म के बारे में, या ऑलरेडी आप जर्नलिस्ट हैं और इनसे संपर्क करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए डिटेल्स हम छोड़ रहे हैं। तो सर, जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या है? आप क्या देखते हैं? मतलब कि आप इतने टाइम से जर्नलिस्ट रहे हैं, तब से लेके अभी तक क्या चेंजेस आए हैं, और आगे फ्यूचर क्या रहेगा जर्नलिज्म का? देखिए, लोकतांत्रिक देश में पत्रकार और पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। आज भी है, पहले भी था, और आगे भी रहेगा। क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है कि आपको फ्रीडम होगा, आपके फंडामेंटल राइट्स होंगे, आपके फ्री स्पीच होंगे, और ये तभी होंगे जब आपके पत्र और पत्रकार होंगे। रही बात फ्यूचर की, देखिए जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, ये देश, भारत देश 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। आज भी जितना न्यूज चैनल होना चाहिए भारत में, आबादी के आधार पर बहुत कम है। जितने अखबार होने चाहिए भारत में आबादी के आधार पर बहुत कम है। और जहां तक अवसर और अपॉर्चुनिटी की बात है, ये कम नहीं होंगे,
क्योंकि अभी तक तो प्रिंट मीडियम था, रेडियो था, टीवी था। अब मैं फिर से आपको यह दिखाऊंगा कि ये ऐसा मीडियम आया है कि बड़े मीडियम में, बड़े स्क्रीन पर लोग देखना नहीं चाहते, समय नहीं है, बैठना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। लेकिन ये जर्नलिज्म ऐसा है कि ये हर आदमी देखता है, सेकंड सेकंड पे देखता है, मिनट मिनट पे देखता है। तो दिखाने वाला तो चाहिए, दिखाएगा कौन? पत्रकार। इसलिए पत्रकारिता का भविष्य भारत में उज्जवल है और उज्जवल रहेगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती है कि कल क्या होने वाला है, फला पार्टी में क्या हो रहा है। सबके अपने विचार हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि पत्र और पत्रकारिता का भविष्य में किसी प्रकार की रुकावट है, किसी प्रकार का अंधेरापन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उज्जवल प्रकाश की तरह उज्जवल है पत्र और पत्रकारिता का भविष्य। आपने बताया कि उज्जवल भविष्य है पत्रकारिता का। अब एक छोटा सा सवाल जो शायद हर बच्चे और हर माँ बाप के जहन में होता होगा कि एक शुरुआती दौर में जर्नलिस्ट की क्या सैलरी होती है और ओवर द पीरियड वो कहाँ तक एक्सपैंड होती है, क्योंकि हम सभी के लिए मोटिवेशन है पैसा। तो क्या कहना चाहेंगे, शुरुआती दौर से लेके कहाँ तक पहुंच सकता है? देखिए, ये सवाल तो बहुत ही जमीनी सवाल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर आदमी हर फील्ड में अपना जीवन यापन करने के लिए उसे चाहिए होता है जो इंसेंटिव है। और जहां तक टीवी जर्नलिज्म की बात मैं कर सकता हूं, कह सकता हूं, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अंतर भी होता है। लेकिन एक मान के चलिए कि यदि बच्चे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से माने अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, तो मान के आप चल सकते हैं। हम कह रहे हैं कि 20 के शुरुआती दौर में बच्चों को दिया जाता है। कहीं कहीं 22 होता है, कहीं 20 होता है, कहीं 25 होता है। क्योंकि मैं अंग्रेजी मीडिया में अधिकांश समय रहा हूं, ब्रॉडकास्ट मीडियम में, उसका मेरा तजुर्बा यही कहता है सैलरी के मामले में। बाकी हिंदी चैनल में हो सकता है इससे थोड़ा कम हो, लेकिन तकरीबन बस एक ही चीज जो मैं पहले आपको बोला था कि बच्चों को इंस्टीट्यूट का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारा फैक्टर जो है उस पर निर्भर करता है। अब देखिए, एक उदाहरण देते हैं। अब आईआईटी से आप इंजीनियरिंग करें और एक कहीं ऐसे ही बीटेक कर लें, फर्क होगा ना? बस वही फर्क इधर भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि करिए, अच्छे जगह से करिए, चाहे कंपटीशन पास करके करिए, जैसे करिए, कंप्रोमाइज नहीं करिए, क्योंकि अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। तो जब ये 5 चीज अच्छा मिलेगा, तो क्या 5 चीज के लिए आप एक सेक्रीफाइस नहीं कर सकते क्या? इसलिए मैं कहूंगा कि वो सेक्रीफाइस कीजिए, जिससे कि आगे का भविष्य जो है, 5 भविष्य आपका उज्जवल होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं वीरेंद्र जी जो है वो बिहार से हैं, ये भी मैथिल है और मैं भी मैथिल हूँ। तो बच्चा सबके लिए रहा, अगर कोनो गुरु मंत्र देवा चाहे छिए तो? देखो, सबसे पहले तो खुशी के बाद जहाँ हमरा मौका दे रहल छी मैथिली में बाजऽ के लेल, जे हमर मातृभाषा अछि, और हम कहब जब मधुबनी जिला में बेलाम गाँव हमर गाँव अछि, और हमर असली जीवन के यात्रा तो वह बेलाम से शुरू भेल अछि। आगे जे भी भेलै, लेकिन शुरुआत के जे चैप्टर छै वो बेलाम से छै। और बेलाम, बिहार, मिथिला सबके बच्चा के लेल हम यह कहबै जे यदि अहाँ पत्रकार बनना चाहै छी तऽ अहाँ में पत्रकारिता के लेल सबसे पहले अहाँ चुनाव करू नीक इंस्टीट्यूट के, और समसामयिक जानकारी जतेक नीक इकट्ठा कऽ पाएब ओ अहाँ के लेल भविष्य में आइ भी कहा जाए। तेसर बात, जे एकटा कंसिस्टेंसी होइ छै, जे हर दिन बढ़िया करऽ के छै हमरा, वो प्रवृत्ति जरूर हेबाक चाही। कैन डू अप्रोच, जकरा हम अंग्रेजी में कहै छियै जे हम कऽ लेब। ऐसा फायदा ही है कि हमेशा आप पॉजिटिव रहब और बढ़िया करे के मौका जरूर मिलता। बिल्कुल। और इसी गुरु मंत्र को थोड़ा सा हम हिंदी में भी सुनना चाहेंगे। थोड़ा हिंदी में, हिंदी ऑडियंस के लिए एक बार रिपीट करें मेरे लिए
देखिए, गुरु मंत्र तो मेरा ये होगा कि जो भी छात्र पत्रकारिता में आना चाहते हैं उन्हें स्वतः अंतःकरण से एक पत्रकार की बात होनी चाहिए। ज्ञान दरकार और जो अन्य चीजें हैं उनका एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। लेकिन एक वर्ड है जो वो मैथिली छात्र को भी कहना चाहते हैं और हिंदी के छात्र को भी, कि मैं जितना भी प्रश्न आपने पूछा है सबका जवाब यदि आप कहेंगे छात्रों के लिए तो एक वर्ड है मल्टीटास्कर। यदि आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में आना चाहते हैं तो आप में रिपोर्टिंग की भी हुनर होनी चाहिए, एंकरिंग की भी होनी चाहिए, राइटिंग की भी होनी चाहिए, एडिटिंग की भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सबका अलग अलग कोर्स कीजिए। यदि आप पढ़ते हैं मीडिया इंस्टीट्यूट में तो कोशिश करिए कि आप सब कुछ जानें। उसी प्रकार मैथिली में भी हम यह कहा कि मल्टीटास्कर बना के प्रयास जरूर करूं। फायदा ये है जे अहाँ हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल एसेट्स रहबे। किया एक व्यक्ति 5 हुनर मैनेजमेंट के नजर में हमेशा रहता है ये बच्चा 5टा चीज कर रही है। सिमिलरली आई विल से कि आप यदि 5 चीज जानते हैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का तो आपकी कीमत ऑर्गेनाइजेशन के नजर में हमेशा ऊपर रहेगा और आपको ऑर्गेनाइजेशन मान के चलेगी कि एक बच्चा 5 काम कर रहा है। इससे आपका भविष्य भी उज्जवल होगा, आपका इंसेंटिव भी ज्यादा होगा और आपकी अहमियत भी ज्यादा होगा। ऐसा मेरा आप सबसे एक सलाह है। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हम आज का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आई थिंक डिटेल्ड जर्नलिज्म का पॉडकास्ट जो है उसके बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। अगली बार फिर से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं नितिन और डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी आपसे लेते हैं अलविदा। नमस्कार।